प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 11th के प्यारे से बच्चे, और ये बेस्ट चैप्टर होगा क्लास 11th का फिजिक्स का। यहीं से आपका बच्चे क्लास 12th के भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। और क्लास 12th का फिजिक्स आपको समझना है तो वेक्टर आपको पढ़ना पड़ता है, और क्लास 11th का हिस्सा है तो आपको अभी पढ़ लेना चाहिए। कुछ बच्चों को मिस हो जाता है, तो इसीलिए लेक्चर में पढ़े रहेंगे। अब जब भी क्लास 12th का शुरू करना है फिजिक्स, तो इस लेक्चर को आपको देखना कंपलसरी होगा। और आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम वेक्टर को पूरा फिनिश करेंगे। साथ में आपके पास गुड न्यूज़ होगा, आप चाहेंगे तो क्लास 12th का मैथ वाला चैप्टर जो है फिजिक्स वेक्टर, उसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने क्लास फ्रेंड, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में इस लेक्चर को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बोलिएगा इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और आसपास के हैं तो बिल्कुल आप आके ऑफलाइन क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज वेक्टर के पार्ट 2 लेक्चर को। पार्ट 1 हो चुका था, आज पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं। हम बच्चा जी लगभग आपको ये सब चैप्टर पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। आप एक बार जब भी इस लेक्चर को देखने आए हैं तो क्लास में रिकॉर्डेड है, तो मैं आपसे विनती ये करूँगा एक बार थोड़ा अपने नोट्स को उठा के जो भी आप पढ़े हैं पीछे एक बार थोड़ा उनको देख लीजिए, क्योंकि सब बेसिक बातें थी। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन तो आपसे परीक्षा में आ गया था, जहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म किया हूँ वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप पेपर अपना जाकर चेक करेंगे तो आपसे पूछा गया था किस एंगल पर जो सदिश का मान होता है सबसे अधिकतम होता है। तो हम बताए थे 0 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री पर सबसे मिनिमम होता है। तो जहाँ वीडियो खत्म किया वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे दुख था कि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पाया था। अगर पूरा पढ़ा दिए होते ना, आपका फिजिक्स का सारा क्वेश्चन बन जाता। कोई बात नहीं, अभी आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। अभी आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें आप कर जाएंगे। ये हमारी उपलब्धि होगी कि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर करें। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सवाल है आपसे लिए कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के बल का सदिश का योग क्या होगा। देखो बच्चा जी, यहाँ पर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का सदिश का योग क्या नहीं हो सकता है। इनका जब हम एडिशन करेंगे तो क्या नहीं होगा। तो देखो बच्चा जी, 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। आपको एक फोर्स दिया गया है, मान लीजिए 3 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स दिया गया आपका। इनका रेंज क्या निकलेगा। अगर इसका रेंज निकलेगा तो सर इसका एडिशन करेंगे तो मिनिमम क्या हो सकता है। तो इसका मिनिमम होगा 10 - 6, मिनिमम जाएगा 4 न्यूटन तक। मैक्सिमम क्या आएगा इसका, तो 10 + 6 16 न्यूटन। यानी इसका आंसर 4 और 16 के बीच में होगा। तो क्या नहीं हो सकता है, 2 न्यूटन नहीं होगा। 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन गलत है क्या। ऑप्शन गलत है क्या। आर मैक्स 16 आएगा, न्यूटन 4 आएगा। ऑप्शन ए होगा, और 10 6 16 हो जाएगा। यहाँ बच्चा जी गलती हो गया, इसको 20 नहीं होना चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इस हिसाब से तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है। इसको आप कर देना, आप कर सकते हैं। इसको 16 कर दीजिएगा, ये 16 रहेगा। इसको ऑप्शन 16 बना देता हूँ, ताकि आपका ऑप्शन कोई गलत ना दिखे, नहीं तो फिलहाल इसके 2 आंसर आ जाएंगे। ये 16 न्यूटन हो जाएगा मान लो। चलो, अब क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपसे, इसका बताओ। तो सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको पूछा गया विस्थापन सदिशों के युग्म का परिमाण दिया गया, मैग्नीट्यूड दिया गया 13, परिमाण और परिणामी सदिश दोनों के लिए कौन सा जोड़ा नहीं दे सकता है। 4 16 वाला, 20 17 वाला, 20 7 वाला, 1 8 वाला। चलो, मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो पहले इसका निकालते हैं, 4 और 16 का। तो इसका सर मिनिमम क्या आएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आएगा, 16 4 20। सर इसका सेंटीमीटर में लिखता हूँ। सर इसका आर मिनिमम कितना आएगा, रिजल्टेंट मिनिमम कितना आएगा। तो सर इसका रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा 16 में 4 के 12। तो क्या 13 दे देगा। हाँ, 12 20 के बीच में 13 आता है, तो ये सही है, ये पेयर सही है। 20 वाला चेक करते हैं, 20 में से 7 जोड़ेंगे तो आर मैक्स कितना आएगा, 27। मिनिमम कितना आएगा, 13। तो 13 भी दे देगा, और ये भी से दे सकता है। ये वाला नहीं देगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम आएगा 9, अब मिनिमम आएगा 7। तो 7 और 9 के बीच में, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। शायद मैं यहीं पर ख़त्म किया था क्या। हाँ, लेक्चर तो यहीं पर ख़त्म किया था मेरे हिसाब से। चलो
कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका, कोई बात नहीं। चलिए सर, अब देखिए मैं बात करता हूँ कि मान लो कोई चीज़ इधर जा रहा था, फिर उसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा दें तो क्या होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाए तो क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, थीटा यहाँ पर 0 हो रहा है सर, यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और cos 0 का मान 1 होता है। इसका आंसर निकालेंगे तो सर आर जो आएगा a प्लस बी, यानी रिजल्टेंट सर मैक्सिमम निकलेगा कब, 0 डिग्री पर। आप जब 0 डिग्री पर बनाते हो सर तो मैक्सिमम होता है। ये कितना एंगल है, 180। क्यों सर, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरा ऊपर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा, 180 का बनेगा। ये 0 एंगल था, क्योंकि दोनों जो एक सदिश था दूसरे दोनों सदिश का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बनेगा ही नहीं। और यहाँ एंगल दोनों उल्टा होगा तो 0 हो गया, यहाँ एंगल बनेगा 90। तो सर किस पर अधिक मिलेगा, मैं बता दूँ 0 पर अधिक मिलेगा, इस पर सबसे मिनिमम मिलेगा, और इस पर इन दोनों के बीच में इसमें मिलेगा 90 वाला पर, करके देख लेना। क्योंकि इस पर आएगा आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ लिख दिया आर मिनिमम आर मैक्सिमम, और यहाँ पर मिलेगा इन दोनों के बीच का हिस्सा मिलेगा। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं सर। अगर सर मैग्नीट्यूड जो है सर ऑफ आर का, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का वैल्यू सही एक ही दिया हो, यानी ए वाला का वेक्टर, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो मान दिया हो दोनों सेम सेम हो, तो उस केस में फार्मूला आपका आ जाएगा, देखो सिखा रहे हैं ए स्क्वायर, इसको भी मान लो ए है, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ऐसा आ रहा है, तो बी को भी ए मान लो, बी भी ए के बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, ए बी भी ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें ए बी कॉस थीटा छोटा है, ठीक है सर। अब देखिए 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर तो कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया और 2a स्क्वायर। अब तुम बताओ जी 1 प्लस कॉस थीटा मतलब क्या होता है, आपको याद करवाएगा तो फार्मूला याद करो। तो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। हो गया, तो इस फार्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 2 4 हो गया, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, और 2 कॉस है तो 1 कॉस बाहर निकलेगा, थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2। परिमाण सदिश ये किसका रिजल्टेंट है, ये दो सदिश जब समान है, दोनों इक्वल है सदिश, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे आर 2a कॉस थीटा बाई 2। जब तक सर क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा ना तब का डाउट क्लियर हो जाएगा। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उस केस में, तो उसका जो डायरेक्शन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, फार्मूला हो जाएगा b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। स्पेशल केस 1, अगर थीटा सर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री कब बोलेंगे सर, जो ए वेक्टर हो और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा ए और बी में 0 बनेगा। तो फार्मूला क्या लगाना है सर, 2a कॉस थीटा बाई 2, आर 2a कॉस थीटा कितना सर 0 बाई 2, यानी कॉस 0 का मान 1 होता है सर, तो 1 से गुना करो तो 1 ही आएगा। अल्फा का मान कितना आ गया सर, अब चलो तो यहाँ पर अल्फा कितना आ रहा है सर, अल्फा इसका सर कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि जब 0 रखेंगे सर अल्फा क्या होता है सर, कॉस थीटा बाई 2, तो यह 0 बाई 2 यानी थीटा बाई 2। अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला निकलता है सर थीटा बाई 2 से, तो अल्फा का अल्फा थीटा का वैल्यू सर कितना है 0, और 2 के पास 0 रखो तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ कौन भी 0 आएगा, यानी जब एंगल 0 होगा तो आर डबल आ गया, आर मैक्सिमम होता है, बताया गया था ना आपको। चलो सर केस 2, एंगल थीटा सबसे 180 डिग्री हो तो क्या होगा, हम पढ़े सर 180 डिग्री, और जितना ये है उतना भी है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो हम फार्मूला क्या लाएंगे, 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा 180 बाई 2 कॉस 90 का मान था 0, पूरा 0 हो गया, यानी जो रिजल्टेंट आएगा सर वो 0 आएगा। बात सही भी है, आप इधर भी 5 न्यूटन का बल लगाएंगे और इधर ही 5 न्यूटन से बल खींचेंगे, दोनों बराबर है तो 0 ही फोर्स आएगा, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 ही आएगा। अल्फा क्या आएगा सर, थीटा बाई 2, थीटा बाई 90, यानी अल्फा का मान हो गया सर वो थीटा, अल्फा जो बनेगा 90 बनेगा। केस 3, अगर सर ये 90 डिग्री पर हो तब तो क्या होगा, तो 90/2 45 पर हम कटेगा, 2a कॉस 45 के मान तो 1/2, गुना करो तो हो जाएगा 2a 1/2, परिमेयकरण करोगे तो √2 से गुना करो ऊपर नीचे,
तो 2a/√2/2, 2 से 2 कट गया तो a√2 आया। अल्फा कैसे निकालो सर, θ/2, और थीटा कितना है सर 90/2, तो यानी अल्फा भी 45 डिग्री आ गया। तो 3 केस थे स्पेशल जो आपको डिस्कस करा दिया गया। चलो सर सर कहाँ यूज होगा, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, अपना 11th का शुरू करने वाले हैं, अगला वीडियो फिजिक्स का ही आने वाला है। तो बस आज हम जैसे फैक्टर ख़त्म करेंगे, आपका मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। चलिए सर क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ए वेक्टर जो है 10 न्यूटन, बी भी है 10 न्यूटन, थीटा है 60 डिग्री, तो आप इसका रिजल्टेंट बताइए और डायरेक्शन बताइए, जल्दी करें। चलो तो बच्चों ने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि सब बच्चों को पता है रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है और डायरेक्शन होता है θ/2। बच्चों ने मान रखा होगा तो रिजल्टेंट है 10√3 और अल्फा का मान आ गया होगा 30 डिग्री। अल्फा हमेशा इसके बराबर आधा ही आएगा। मेरे बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे तो उनको और ज़्यादा फील अच्छा आएगा। ये मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो भी हैं मेरे पास, आप क्या है मेरे लिए हीरो हैं। जो भी है 5-6 बच्चे मेरे जो भी पढ़ते हैं अपने पास, आप टॉप कीजिए, अच्छा स्कोर लाइए, मुझे अच्छा खुशी होगा। और जो भी छात्र हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं आप भी अच्छा स्कोर कीजिए, हमें उतना ही खुशी होगा। निकालिए, रिजल्टेंट भी निकालना है और सर उसका एंगल भी निकालना है। चलो आपने बिल्कुल सॉल्व किया होगा, तो बच्चों का आंसर जो निकला होगा, रिजल्टेंट आया होगा 6 न्यूटन और आपका अल्फा जो आ गया होगा सर वह आया होगा 60 डिग्री, उसका आधा ही आता है। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, पैरेललोग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि समांतर चतुर्भुज सदिश योग का नियम का गुण लिखें। क्वेश्चन पूछा जाएगा समांतर चतुर्भुज सदिश का योग का नियम को लिखें। तो नियम क्या लिखेंगे, यदि दो सदिश के परिमाण और दिशा एक बिंदु से खींचे गए समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा दर्शाया जाता है। थोड़ा मैं इसको साथ साथ में पढ़ाते भी चलूँगा। जो ये लाइन पढ़ाएगा ना, भुजा को दर्शाया जाता है, बल्कि इतना मैं आपको समझा दूँ। आपके पास सर दो सदिश हैं और दोनों का आसन, ये इसका आसन भुजा है। अब बोला गया इनका आसन भुजा को बढ़ाएंगे, इसका आसन भुजा ये है तो इसको बढ़ाएंगे। अब इसका आसन भुजा है, देखो इसके आसन भुजा के ये पैरेलल बढ़ाएंगे और इसके पैरेलल इसके भुजा को बढ़ाएंगे, जैसा ये गया है। तो ये क्लोज फिगर बना, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज का जो रिजल्टेंट निकलेगा सर कैसे निकलता है, तो आप इसके डायगोनल को मिला दें तो इसका निकल जाएगा रिजल्टेंट। क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। वही बात समझाया हूँ, उस बिंदु से खींचे गए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जो विकर्ण खींचा हूँ, ये डायगोनल जो खींचा गया है वो दो सदिशों के परिणामी योग को दर्शाता है। ये एक वेक्टर ये था, ये वेक्टर ये था। पहले इसको मैं नीचे रखा और इसको मैं यहाँ रख दिया, इसके पैरेलल इसको बढ़ाया और डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। इसके पैरेलल इसको खींचा और इसके पैरेलल इसको बढ़ाया और डायगोनल को मिला दिया। तो जो ये थीटा बना वो थीटा है सर, कौन है। और जो ये वाला बना एक्स अक्ष के जो सापेक्ष बना, इसको बोलते हैं सर अल्फा। अल्फा क्या होता है, ये एंगल होता है, दो सदिशों के बीच का ये कोण होता है। ठीक है, चलो सर। तो सर कोण का फार्मूला आपको पहले तो इसका रिजल्टेंट होगा, ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होगा सर, a² + b² + 2ab cos थीटा। सर उसका अल्फा निकालने, सर उसका ये कोण निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, tan अल्फा b sin थीटा a + b cos थीटा। याद रखोगे, इतना ही पेपर में आपको लिख के आना था, आपको 5 नंबर मिल जाता। आपके पहला जो एग्जाम हुआ था बच्चे जी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दुख था कि मैं आपको नहीं पढ़ा पाया था। मैं कोशिश करता हूँ कि इस महीना में कम से कम आपको फिजिक्स में सिलेबस के अनुसार जरूर पढ़ा दूँ। चलो अब बात करते हैं सर परिणाम जो आएगा सर, जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा बड़े सदिश की ओर झुका होगा हमेशा। देख लो कैसे, ये जो रिजल्टेंट आया ना सर, तो इधर ही घूमे, इधर ये बड़ा, देखो ये क्या है छोटा सदिश और ये क्या है हमारा बड़ा वेक्टर कोई। तो जो ये इसका ये जिसका जो झुकाव है ना, देखो उसके तरफ नहीं झुका है, जो बड़ा वाला वेक्टर है इसी की तरफ झुका रहेगा। समझ गए, एक बार और डायग्राम से बताता हूँ, जितना पॉसिबल है आपको बताएंगे हम। हो गया, मान लो ये हो गया 5 न्यूटन, ये मान लो हो गया 12 न्यूटन। जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा ना, ये 12 न्यूटन क्यों झुके, कैसे। चलो पहले नियम लगाते हैं। क्या नियम है, इस अक्ष के समांतर रेखा खींचिए,
फिर इस अक्ष के समानांतर इधर से रेखा खींचिए, एक बन गया पैरेललोग्राम। अब इसको मिला दीजिए। आप देख रहे हैं जो ये रिजल्टेंट है इसका जो झुकाव है किस तरह बड़े बड़े वेक्टर की ओर है। क्या बच्चे इस बात को क्लियर कर पाए हैं? हाँ सर। अब सर इनका घटाव क्या होता है? तो जो बच्चा जोड़ सीख गया ना, घटाव वही होता है। देखो घटाव में कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला वही होता है, a प्लस बी को जोड़ दो। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, किसी एक को उल्टा कर देना है। आप ए को ऐसा ही रखो, बी को उल्टा कर दो तो बी का उल्टा क्या होता है? माइनस बी। प्लस बी का उल्टा क्या होगा? माइनस बी। सर माइनस बी क्यों? सर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। चलो अब देखो माइनस बी क्यों मैंने बोला कि जोड़ का इसको घटाव कैसे करते हैं? एक का डायरेक्शन इधर था, दूसरे का इधर है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक, तो किसी एक को उल्टा करना होगा, तो अब किसी एक को उल्टा कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो उसको उल्टा करता हूँ, नीचे उल्टा करता हूँ। ये वाला कौन ऊपर था, ये वाला नीचे था, तो मैंने क्या किया, ये तो ऊपर गया था, ठीक है, और इसको मैं नीचे ला दिया। इसको मैं नीचे ला दिया, इसका डायरेक्शन ऊपर था तब इसका डायरेक्शन मैं इधर कर दिया और इसके डायरेक्शन ऊपर कर दिया। तो कोई किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये बन जाएगा सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। फार्मूला क्या होता है? a प्लस माइनस बी। दूसरे वाले को माइनस चिन्ह के साथ जोड़ दो, काम आपका हो गया। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे हम। यदि a और b का परिमाण समान हो तो सब्ट्रैक्शन जो हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। फार्मूला सिद्ध चुका है। और सब्ट्रैक्शन का जो परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकालेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर देना है सिर्फ 2ab cos थीटा से। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा फील आएगा। करा कि यदि समान परिमाण वाले दो सदिश है a और b जिनके बीच के कोण 120 है तो r डैश जो होगा सब्ट्रैक्शन a माइनस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। आप बिल्कुल बनाएंगे तब से बन जाएगा क्योंकि फार्मूला तो दिया गया है। चलो पहले रिजल्टेंट क्या निकालना, फिर अभी से है दोनों समान है। देखो बोला गया है समान परिमाण है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण है, समान है, तो जो समान होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। r डैश बराबर 2a sin थीटा बाई 2। r का r, 2 का 2, a का कितना है सर? अगर के बीच कौन 120 है तो मान निकालें। पाँच कहाँ से लाए हैं? एक का मान तो देना चाहिए था ना मुझे। क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ समान सदिश a और b यहाँ पर लिखता हूँ 5 हो जिनके बीच के कोण 120 हो। चलो a और b दोनों 5 है तो हमने क्या लिखा 2a लिख दिया 5 sin थीटा बाई 1। अब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलो सर ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछा गया इसके आधार पर। दो सदिशों का योग और परिमाण उनके सदिशों के अंतर घटा, यानी आप दो क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लो। पूछ रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर हो गया a माइनस बी वेक्टर के। a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर दोनों आपस में बराबर हैं, इनका परिमाण बराबर है, तो कितना एंगल बीच में बना होगा? ये क्वेश्चन खूब फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो बस जब दोनों परिमाण बराबर हैं तो दोनों का फार्मूला लगा दो। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब बच गया ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2ab यहाँ भी 2ab है तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचे खाली cos थीटा, यहाँ बचे cos थीटा, तो 2ab गुना में था तो भाग में चल गया, cos थीटा 2 cos थीटा, cos थीटा बराबर करो तो 2 बार में आ गया तो 0 ही हो गया। यानी थीटा का जो वैल्यू आ रहा है सर 0 आ रहा है, अर्थात cos थीटा का मान 0 आ गया। तो cos थीटा में 0 कब होता है? तो थीटा का मान जब 90 डिग्री हो तब, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी का बराबर होगा जब एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तब। उसको जब यहाँ भी समझेंगे तो वही बात हुआ। देखो ये बोला a है, ये कोई b वेक्टर है, नीचे माइनस बी वेक्टर है, ठीक। ये कोई a वेक्टर है तो इनके बीच का जो कोण बोला कितना डिग्री मजबूत आएगा? तो सुनो
ये वाला और ये वाला किधर फोर्स लगेंगे, इधर, और ये वाला किधर फोर्स लगेंगे, इधर लगेंगे। अब देखो ये कितना कोण बना होगा, इधर ही बनेगा 90 का, इधर भी कितना 90 का, यानी 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे। चलो अब पॉलीगॉन वाला जो नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन देखो नियम तो 10 रुपये को है, लेकिन सब नियम पेपर के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पर सब लेते हैं। लेकिन जिसका इसका यूज होगा तो कब अभी बताएंगे, क्लास में बताएंगे, खूब यूज होगा, भर भर के होगा। पॉलीगॉन क्या कहता है, वैसा ही सेम, कोई ये वेक्टर था, ये कोई बी वेक्टर था, कोई सी वेक्टर था, कोई डी वेक्टर था, और आपने फिर उसको उधर से ई वेक्टर ऐसे कर दिया, तो जो इधर से जो जाएगा ना ई वेक्टर से, तो ये लाल वाला से जो दिखाया हूँ ये वाला कहलाएगा इसका रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा, लाल वाला क्या कहेगा, रिजल्टेंट। और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के ये फल के बराबर। नोट, इफ़ ऑल वेक्टर ज्वाइनिंग हेड टेल, सबका हेड टेल ज्वाइनिंग कर दो, जो फिगर क्लोज बन जाएगा ऑलवेज। और तुम इसको पूरा पूरा जोड़ दिए यहाँ तक, ठीक था, लेकिन अगर पूरा यहाँ तक जोड़ देता है तो जीरो होता है। जो सब फिगर जोड़ दो रिजल्टेंट कितना जाएगा, जीरो। कैसे आएगा देखो, मैं बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन ऐसा था। कोई ये वेक्टर देखे, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा, पांचवा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकालो तो यहाँ से करोगे ऐसे, तो ये जीरो नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसका, कोई वेक्टर ऐसा आया, बी ऐसा आया, सी ऐसा आया, डी वेक्टर ऐसा गया, ई वेक्टर ऐसा गया, ये भी आके इसी मिल गया, तो ये इसका जो रिजल्टेंट आएगा जीरो आएगा और क्लोज फिगर हो जाएगा। तो ये क्लोज नहीं था, ये जो लाल दिखाया मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी लाल दिखाया हूँ मैग्नीट्यूड है। और ये डायरेक्शन इसलिए दिखाया हूँ, अगर तुम इधर से जुड़ते पूरा यहाँ तक आ जाओगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो, क्योंकि आर का दिशा इधर चेंज हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, माइनस। आर इधर प्लस होते जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, जीरो के बराबर हो जाएगा। बहुत फेमस यूनिट वेक्टर, बहुत काम का चीज़ है, पढ़ लेते हैं। और कहीं यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सर, अगर ऐसा लिखा गया ए कैप, तो दिखाएगा सर, उसको दर्शाया जा सकता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए के बराबर होगा। सर ए कैप क्या होता है सर, ये इसमें ये डायरेक्शन बताता है, और ये वाला क्या होता है सर, ये मैग्नीट्यूड बताता है। इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, एक के बराबर है। जिसका परिमाण जिस सदिश का मान एक के बराबर आ जाए उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब देखिएगा, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा होगा, पढ़ा भी होगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये है एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। एक्स को बोलते हैं आई कैप, वाई को बोलते हैं जे कैप, लेकिन एक इन दोनों के बीच में अलग होगा, बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे के कैप। क्या बोलेंगे, के कैप। और इसको बोलेंगे एक्स वाई, तो इसको बोलेंगे जेड। इधर हुआ तो माइनस जेड, इधर हुआ तो माइनस जे, इधर हुआ तो माइनस में आई। हो गया, वही बात यहाँ समझाया गया है। हमेशा आई का मान आपको एक लेना है, के का मान एक लेना है, और सिर्फ जे होगा तो उसका मान भी एक लेना है। अगर आई गुना जे गुना के होगा तो उसका वैल्यू एक आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। सर कंपोनेंट निकालना सिखाते हैं, रिजल्टेंट का कंपोनेंट कैसे निकलता है। तो देखो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट। तो सुनो, अगर कोई बिंदु, अगर देखो ये कोई बिंदु है, तो हमेशा मूल बिंदु से दिखाने का, मूल बिंदु से जो डायरेक्शन ले जाओगे तो वो कहलाएगा रिजल्टेंट। और ये क्या बता रहा है, जीरो बिंदु से, जीरो से क्या मूल बिंदु से जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है, वहाँ पर दो जो बिंदु दिखेंगे, यहाँ से कहलाएगा आई कैप और इधर से कहलाएगा जे कैप। तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप आप लिख सकते हैं। और उसका सर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो आर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और तीन हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी सबको आप स्क्वायर कर देंगे रूट में, तो उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। सर किसी बिंदु को लोकेट कैसे करके दिखाएंगे, किसी बिंदु को आप लोकेट कैसे करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, आप किसी वेक्टर, आपके पास मैं एक वेक्टर दे रहा हूँ, ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको आप दर्शाइए कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखो,
ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, पहले एक्स डैश, एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, ये हो गया ओरिजिन मूल बिंदु। एक्स के मान 3 दिखाना तो मान लो 1 2 3 यहाँ पर है, 4 दिखाना वाई का तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर। अब देखो, अब इसको सिर्फ मूल बिंदु से मिला दो तो जो बिंदु दिखा रहा है ना इसको बोलेंगे, ये दिखा रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप को डिनोट कर रहा है। समझ पाए आप? इधर से 3 इधर से 4 तो ये क्या लगेगा 3i प्लस 4j। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर 6,2 को बोलेंगे 6i कैप प्लस 2j। अब आपसे बोलूँ मैं, आप हमको प्लेन पर दिखाइए 2 वाले को, इसको दिखाइए दोनों को, इन दोनों को दिखाइए प्लेन पर, 2j कैप को और -2i कैप को, तो बिल्कुल इजीली दिखा सकते हैं। ये हो गया 2j दिखाना है तो सिर्फ यहाँ पर j का वैल्यू है, यानी x i का वैल्यू नहीं है, अर्थात i का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ होगा, और यानी ये y एक्सिस पे चला जाएगा। अगर सिर्फ i है तो ये, लेकिन माइनस में है तो इधर साइड में चल जाएगा, बाएं तरफ चल जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में अपने जब पढ़े होंगे, क्या आपको ग्राफ सिखाया गया था, वहाँ आपने सब काम बहुत किया होगा। हम पढ़ेंगे 3D वेक्टर के बारे में, हम पढ़ेंगे 3D वेक्टर के बारे में। 3 वेक्टर क्या होता है देखिएगा, अगर मान लो कि आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इसको कैसे दिखाएंगे? चलो, यानी 3i बोले तो x का वैल्यू 3 है, मान लेता हूँ 1 2 3, y का वैल्यू सर 4 है, 1 2 3 4 यहाँ चले गए। अब z, ये k किसको दिखाता है? z को। z कहाँ होगा सर? z होगा यहाँ से कहीं बाहर जाएगा, क्योंकि प्लस में 6 है और माइनस में z है तो इधर आता है, प्लस में z है तो इधर जाएगा। तो z मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर है, जो कितना है सर? सॉरी ये z होगा, ये x है, देखो ये x, ये x, ये y, तो ये z होगा कहाँ पर है? 6 पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 5 को लिया हूँ, एक और लेना चाहिए था, मान लो 6। यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको मिटा के हंस करता हूँ। तो ये जो बिंदु है ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है? ये बिंदु दिखा रहा है x का वैल्यू 3, x का वैल्यू क्या दिखा रहा है? 3, और y का वैल्यू क्या दिखा रहा है बच्चा जी? 4, क्योंकि 3 को मैं 4 यहाँ पर था और वहीं से लाइन ज्वाइन किए हैं, तो ये x का मान 3 दिखाएगा, y का मान 4 दिखाएगा, और z का मान क्या दिखा रहा है? 6। तो इसको बोलेंगे 3 4 6, क्या बोलेंगे? तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से फिल करा पाया हूँ। आप जानते ही हैं कि मान लो 3 चीज़ें हैं, ये मान लो आपका x एक्सिस है, ठीक, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस कहाँ आएगा? इसके बाहर निकल गएगा, इससे बाहर निकला होगा, कहाँ निकलेगा? बाहर। अब तुम बताओ, यहाँ पर कोई बिंदु है तो कैसे लोकेट करोगे? तो तुम एक बार y की तरफ ले जाओगे, ठीक, और इधर z की तरफ, इसकी तरफ भी ले आओगे, ठीक। तो ये हवा में होता है ना, हवा में होता है, इसीलिए हवा वाले को दिखाना समझो कि बाहर है, कहीं ऊपर है, ऊपर। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा? तो चलो, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है, अगर 2 चीज़ें हैं तो कैसे निकालोगे? बस दोनों का स्क्वायर कर दो, तो इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकलेगा। पहले मान लीजिए पर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा सर? 3 3 का 9 जो 5 आएगा। अब देखो सर, उसका अगर हमको सर दिशा निकालो तो कैसे निकाल? दिशा का फार्मूला होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड। तो जो वेक्टर दिया है, वेक्टर क्या दिया है? मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर दिया है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? 5 है, तो 5 से बाई डिवाइड कर दो, तो इसके बटा में 5 और इसके बटा में 5, ये हो गया डायरेक्शन। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है डायरेक्शन निकालना। चलो अब देख लो, आपके लिए क्वेश्चन दिया हूँ सर, सेम क्वेश्चन है आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 6 के परिमाण है, सदिश हैं, तो इसका आप निकालिए दिशा और परिमाण। कल ऑफलाइन पढ़ा दिया था, दिशा आप निकाले हो तो 7 आएगा, और जिसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 7 से डिवाइड कर दो, तो 2i/7, 3i/7 और 6k कैप 7, ठीक है, 2i कैप 7, 3j कैप 7, 6k कैप 7, ठीक है। ये 2 आंसर आए होंगे। अब बात करेंगे सर हम वेक्टर को तोड़ेंगे कैसे।
वेक्टर को तोड़ेंगे कैसे? देखो वेक्टर को तोड़ना कैसे है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। जो थीटा के बगल में टूटेगा वो cos थीटा होगा, और जो दूसरा टूटेगा वो sin थीटा होगा। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक बार में देखिए ना। जैसे ये हो गया 5 न्यूटन, कितना हो गया 5 न्यूटन। तो क्या करेंगे आप, मैंने बोला एक आप इसको ले जाएंगे x अक्ष के सापेक्ष और एक ले जाएंगे आप y अक्ष के सापेक्ष। जो थीटा बगल में होगा, थीटा तो यही बनेगा सर, तो थीटा सब किसके बगल में है, इसके बगल में है, तो ये होगा cos थीटा। तो इसको लेंगे cos थीटा, ठीक, कितना cos, तो 5 न्यूटन हो गया, 5 cos थीटा कहेंगे। अब जो इसके ये बगल में होगा, जो इसके दूसरा तरफ होगा, ये एक तरफ ये हो गया, दूसरा तरफ दूसरा ये हो गया, तो इसको कहेंगे 5, ये sin थीटा होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ सर एक बार में समझ गए, बहुत लिख भी दिए हूँ, दिक्कत नहीं आएगा। जैसे बोलता हूँ सर, आपके पास मान लीजिए 3i+4j कैप है, इसको आप तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे आप? ये मान लीजिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये इधर टूटा और इधर टूटा, तो इसका वैल्यू सर कितना आएगा? अच्छा सर इसके बीच के जो कोण दिया हो, मान लो ये दिया हो 53 डिग्री, ये दिया 37 डिग्री, तो कैसे होगा? तो सबको पता है जब 53 होता है तो ये 53 है, तो ये इसका वैल्यू जो होगा 3 हो जाएगा, और जो 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 बड़ा होता है सर उसका वैल्यू ये बड़ा होता है, हाँ सॉरी, जो छोटा होता है उसके सामने वाला का छोटा भुजा होता है। ये 37 डिग्री है तो 37 वाला का मान 3 आएगा, और 53 वाला सामने का जो भुजा बनेगा 12 बनेगा, 4 बनेगा। तो 3 को मैं 4, 3 4 कैसे निकालें हम एंगल से? आपको 37 और 53 का रिलेशन बहुत मस्त पड़ा है सर, 37 और 53 का रिश्ता बहुत प्यारा है, आपको याद भी रखना है। 37 सामने वाला 4 होगा और 53 सामने वाला, भले सॉरी 53 सामने वाला 4 होगा और 37 सामने वाला 3 होगा, इस बात को याद रखना। तो सर इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे आप? अगर ए वेक्टर में तोड़ेंगे सर नीचे वाले को, तो लिखेंगे cos थीटा, ये जो आई के सापेक्ष टूटा है, और ये जो टूटेगा इधर वाला जे के सापेक्ष टूटेगा, तो बोलेंगे ये sin थीटा जे। ये कहलाएगा एक्स, आई वाला जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए है, और इसको कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ ए है, ठीक है। अब देखो एक cos थीटा का मान 3 क्यों सर, ये 3 टूटेगा ही, और ये क्यों 53 डिग्री था, और इसका वैल्यू सर कितना आएगा? cos का फॉर्मूला लगा तो b/h, तो b का मान कितना होगा 3, और h का मान कितना है सर a है, तो ये लिख दिया। साइन क्या होगा सर? साइन का फॉर्मूला होता है p/h, वहाँ p सर कितना है, लम्ब कितना है 4, और a कितना है सर ये वाला, ये तो a ही है। जीरो कंपोनेंट क्या होता है? तो देखो 3i कैप प्लस 6j प्लस 2k कैप, जेड कंपोनेंट ऑफ जीरो, ठीक। तो इसको और ये जेड कंपोनेंट ऑफ जीरो है तो कैसे लिखेंगे सर? ये अगर सर ये जीरो इसका मैग्नीट्यूड है, तो सर इसको कैसे हम बताएंगे? तो कहेंगे सर एक्स कंपोनेंट ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो का सब कंपोनेंट है, तो बोलेंगे ये जो है आई 3i किसका है? एक्स कंपोनेंट ऑफ जीरो है। ये किसका है सर? वाई कंपोनेंट ऑफ जीरो है, और ये जेड का है, तो जेड कंपोनेंट ऑफ जीरो है। पढ़ने का तरीका आप समझ गए कैसे पढ़ना है इसको? पढ़ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो बोलेंगे जीरो कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ जीरो, ये पढ़ेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ जीरो, जेड कंपोनेंट ऑफ जीरो। एक क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे जी आपको ज़्यादा फील आएगा। 8 न्यूटन का एक बॉल है जो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो बॉल के एक्स और वाई के जो कंपोनेंट होंगे ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आपको शुरू में ऐसा क्वेश्चन करा दिया हूँ एग्जाम्पल में, यही वाला क्वेश्चन इस टाइप से बनाना है। चलिए आपसे बोला गया था, देखो क्या सिंपल बोला गया था, आपसे बोला गया कि ये कोई रिजल्टेंट है 8 न्यूटन का है, तो एक तो हमें इसके इधर करेंगे तो ये कहलाएगा एक cos थीटा, तो ये क्या कहलाएगा 8 cos थीटा, क्या कहलाएगा ये, और 30 डिग्री कोण बना है, ये 30 के कोण है, तो इसका नाम देंगे हम 8 cos 30 डिग्री, और एक इधर करेंगे तो ये कहलाएगा साइन वाला 8 साइन, क्योंकि रिजल्टेंट ये है साइन 30 डिग्री हो गया। तो ये क्या आपको नहीं आता है? आता है सर, बिल्कुल आता है। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे सर? अब ये एक्स वाला है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट में है, तो कॉस्ट से का मतलब 30 होता है, दूर 3 2 200 कट गया 4 बार में, 8 कट गया सर कितना बार में, अरे 8 बाई 2 4 बार में कटेगा ना, 4 बार में कटेगा,
तो कितना गया 4/3। अब वाई निकालें तो कैसे कटेगा सर, 4 का 4, 8 का 8 और साइन 30 के बने 2 चौक 8, ये कट गया सिर्फ 4 बार में। तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट क्या आया 4/3 और वाई कॉम्पोनेंट क्या आया सिर्फ 4 आया। तो आपने क्या किया, दो कॉम्पोनेंट निकाल दिया, तो आपका आंसर हो गया 4/3, एफ एक्स 4/3 और वाई कितना होगा 4। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको मैं समझूंगा कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 10 न्यूटन परिमाण वाला वाई अक्ष के साथ 37 से कौन बनाता है। देखो 10 न्यूटन तो था ही, ये 10 न्यूटन तो है ही, लेकिन वाई अक्ष के साथ 37 को बनता है। यानी देखो ये तो था वाई अक्ष का, ये है 37 कौन बनाया, तो यहाँ वाला 37 कौन बनाया है। तो मैं बोला जो थीटा के सामने होगा वो कॉस होगा, तो थीटा किसके सामने है, इसके सामने, तो ये कॉस हो गया। अब थीटा से दूर कौन है, ये है, तो ये होगा साइन। ये क्या हो जाएगा साइन, या इधर वाला जब ये थीटा ये है वाई कॉस हो गया, तो इसके बगल वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा। बस वैल्यू तो आपको निकालने आता ही है। साइन 37 का मान क्या निकालेंगे आप, आपको 37 पता है कि अगर ये 37 है तो 37 के सामने वाला 3 होगा और ये 57 बनेगा, 57 के सामने वाला 4 बनेगा। थोड़ा इस फिगर को मैं बड़ा करके बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कहानी कुछ ऐसा है, आपको बड़ा फिगर में समझना पड़ेगा चीज़ को। देखिए बोला है कोई 10 न्यूटन का फोर्स है जो वाई अक्ष के सापेक्ष में 37 से कौन बनाते हैं, यहाँ 37 बनाया। अब तुम बता बच्चा जी, जो इधर टूटेगा ये क्या होगा कॉस, कितना का ये 10 न्यूटन का ये, तो इसमें क्या बोलेंगे 10, इसलिए हम क्या बोलेंगे 10 कॉस थीटा। थीटा कितना है सर, और देखो अरे को इधर मिलाते हैं ऐसे डॉट डॉट, तो एक ये टूटेगा, एक इधर ये टूटा तो इधर ये टूटा, ये वाला। या बोला था वाई के साथ कौन बनाता है, तो मान लो यहाँ कौन बनाता होगा, चलो यही मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 37 है तो ये कितना होगा 57 होगा। आप इसको याद रखना वैल्यू को, और ये तो 90 होता ही होता है। अब ये क्या हो जाएगा मेरा नीचे वाला, ये हो जाएगा साइन। तो कितना साइन होगा 10 साइन 30 डिग्री, साइन होता है p/h, हाँ 30 डिग्री, 37 हो गया। अब देखो अब कॉस, तो कॉस में आपको साइन का कॉस फॉर्मूला होता है b/h होता है b, तो इसका आधार क्या होगा, आधार ये ना होगा b। तो b कितना होगा सर, ये 37 है तो ये कितना में टूटेगा सर, इसके सामने वाला टूटेगा, ये टूटेगा 3 में, और 57 है तो टूटेगा 4 में। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो आधार कितना है सर 4, एच कितना होगा, एच तो 10 होगा ना, कर्ण तो ये होगा 10 न्यूटन, तो 4/10 लिखे हैं, 4/10 5 3 4 2 5 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है सर। लेकिन जो एंगल आएगा त्रिभुज का 3 4 5 ना आएगा, इसके जो विकर्ण आएंगे 5 आएंगे। दस तो फोर्स लगाया है, 10 तो फोर्स लगाया है। अच्छा ये जब साइड 3 है ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा सर, ये फोर्स लगाया 10 का, ये हाइपोटेनस आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 5 रखेंगे सर। 10 cos 37 4/5 आधार बटा कर्ण, ठीक है सर। 10 का 10 और 37 का मतलब 4/5 है, 4 5 से काट दो 10 दो बार में, तो 2 चौक 8, 8 न्यूटन का फोर्स लगा। और वाई पे जो लगाएगा सर 10 37 यहाँ 3/5 आएगा, 2 3 6 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 और 8 6 और 8 6 8। देखो पहले x का मान लिखा था फिर y का, तो x का मान कितना आया है बच्चे 8 6, हाँ x का मान 8 आया है और y का मान 6 आया है। y ना 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 ना, गलती हो गया, इधर y था बबुआ, इधर y था, x इधर था, तो y का मान है 8 और x का मान है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 6,8। ठीक है, चलो जो त्रुटि है मैं उसको सुधार लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो आपसे प्रश्न पूछा इसका, देखो एक सवाल इधर है, आपको ये निकालना है
4 ऑप्शन दिया गया है डायरेक्शन में। ये दिया है 20 न्यूटन का फोर्स लगा है और यहाँ 13 एंगल कौन बनाया है, तो बताओ क्या होगा। तो सब जानते हैं थीटा का जो सामने टूटेगा ये कॉस होगा, ये नीचे का होगा कॉस हो जाएगा, और जो बाएं तरफ टूटेगा दूसरी तरफ ये वाला इधर वाला वो हो जाएगा साइन। तो ये कॉस कैसे निकालोगे सर, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा है तो लिखो ना 20 कॉस थीटा, 20 कॉस 30 लिखोगे ना सर। हाँ, तो 20 का 20 कॉस 30 का मान होता है इतना, काट दो 10/3 आ गया। अब ये साइन निकालो, तो साइन 30 का मान बढ़ दूँ तो 10 सिर्फ 10 आ गया। तो ये वेक्टर क्या आ गया सर, आई का मान आ गया कितना, आई का मान आ गया √3i और जे का मान आ गया कितना सर 10j। लेकिन आई वाला सर माइनस में आया क्योंकि सर तुम बताओ सर इधर टूटेगा इधर, तो इधर क्या होता है माइनस में होता है वैल्यू, तो ये -10 लिखेंगे, और ऊपर जो टूटा है तो इधर कॉस टूटेगा ना सर, तो कॉस किस में टूटेगा सर माइनस में, ये टूटेगा प्लस में। आप देखो जो दिया है उसने आप मैग्नीट्यूड निकाल दे -10 3i + 10j, ऑप्शन बी मैच किया। इतना आप सीख गया तो आपके लिए समझो कि फिजिक्स आपके लिए आसान है, बहुत ईजी हो गया। प्रश्न पूछा गया है ए वेक्टर 3i कब जे के, तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों निकालना है इस एक्सिस सापेक्ष में। मैग्नीट्यूड के लिए मैं बता कुछ मत करना है, √2 में स्क्वायर कर देना, तो 3 का स्क्वायर और जे का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 10, अरे तो अच्छा √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या बोला गया सर, डायरेक्शन जो होगा सर उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इतना आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन जो होगा सर वो एक डायरेक्शन में होगा ये वाला, और वो कितना पर होगा सर, वो 2 के बारे में होगा, 2 के मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन में होगा। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। सर इसका सर गुना ना कैसे करेंगे, जोड़ सीख लिया घटाव सीख लिया, सर गुना कैसे करेंगे, तो देखो मान लो गुना कैसे करेंगे, तो आपको मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, इधर लग रहा है तीसरा फोर्स 20 न्यूटन का। तो आपको निकालना है सर इसमें, पहले तो आपको इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, अगर हमको निकालना होगा पहले इधर निकालते हैं, इधर कितना फोर्स लगा होगा, तो कॉस्ट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, इसका तोड़ेंगे, अगर इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो हाँ ये 20 है, अगर तो इसको निकालेंगे इधर तो ये वाला होगा कॉस, थीटा के बगल में है, और जो दूसरी तरफ ये वाला है ये वाला, ये होगा साइन। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे 20 कॉस थीटा, ये 20 है ना 20, तो बोलेंगे 20 कॉस थीटा कितना एंगल है 30, ठीक है सर। और इसको क्या बोलेंगे सर, ये वाला इस यहाँ से यहाँ तक भुजा को 20 का 20 साइन थीटा, और एंगल कितना माना है सर 30। तो सर इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकाल देख लो, तो 20 का 10 में कटेगा 10 और √3 का मान 3, √3 का मान इतना ले लो तो लगभग -17 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि इधर जो नेट फोर्स आएगा -17 न्यूटन के बराबर आएगा। माइनस मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इधर होगा, माइनस में बॉल नहीं लगता है, इधर फोर्स माइनस डायरेक्शन बता रहा है कि एक एक्स अक्ष के नेगेटिव। सर उसके कंपोनेंट निकल गया, ये कंपोनेंट थे, अब इसको सर हम निकालेंगे गुना करेंगे, तो 20 साइन 30 ये वाला निकालते हैं तो 10 न्यूटन आया, तो एक इधर आ गया 17 न्यूटन के बराबर, चलो, और एक इधर आ गया सर, तो सर इधर 17, इधर हम इधर 7 कैसे लगेगा, इधर लगा था 10 न्यूटन का बॉल और इधर लग रहा है 17 न्यूटन का बॉल, इधर लगा था 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा था 17 न्यूटन का फोर्स। तो तुम बताओ 17 में से 10 घट जाए तो कितना नेट फोर्स कितना बचेगा 7, तो नेट फोर्स 7 बच रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है सर। नीचे कितना फोर्स बच रहा होगा, देखो ऊपर लग रहा था 8 न्यूटन, ऊपर लग रहा था 8 न्यूटन का फोर्स, और नीचे लग रहा है सर 10 न्यूटन का फोर्स, तो 10 में 60 गया 2, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा 2 न्यूटन का, नीचे कितना 2 न्यूटन का। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक्यूरेट कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फिनिट निकालेंगे, यानी शुद्ध परिणामी बल जो निकालेंगे सर, तो उसके स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 53 √53 आएगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है P/B इन tan θ/2, तो थीटा कितना है सर 2 है, और बी के मान कितना है सर आधार,
आधार है 7। इस पर देखो, यहाँ पर देखो लंब क्या है, लंब मान लो ये तो मान लो यहाँ पर गिरेगा तो ये तो हो गया लंब, लंब हो जाएगा ये बच्चा जी। और आधार इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो 2/7 आएगा। अब इसको सर टेन थीटा और थीटा को जब इधर ले जाएगा ना, इधर थीटा जब इधर आता है तो यहाँ इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 2/7, 2/7 इसको 7 कर लीजिएगा, हो गया। कैसे है एक बार देख लीजिए। टेन थीटा फॉर्मूला कहता है P/B। इस त्रिभुज में पूछोगे सर लंब क्या है, लंब तो देखो ये अगर यहाँ 90 बन रहा है और यहाँ 90 बन रहा है और इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज की, तो सर इसका ये हो गया आपका क्या आधार, और ये क्या हो जाएगा इसका लंब, और ये क्या हो कर्ण। अच्छा यहाँ देखो, सॉरी बच्चे, यहाँ अगर 90 कोण बनेगा तो ये हो जाएगा इसका आधार और ये क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है, जब ये इधर 2 मीटर का फोर्स लग रहा है तो यहाँ भी 2 मीटर का फोर्स लगा होगा, और आधार 10 सॉरी लंब हो गया 2, ये लंब हो गया। और आधार कितना है सर, आधार तो ये हो गया ना सर, ये वाला नीचे यहाँ ये कोण बना होगा और यहाँ भी कोण बना होगा, तो ये इसका लंब कहलाएगा, सॉरी आधार कहलाएगा। आधार पर कितना लगा था 7 न्यूटन का बल, ये आधार हो गया और इसका ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो जब आधार 7 है, सॉरी लंब P/B, P है 2 और बेस है 7, लंब हो गया इसका 2, आधार हो गया 7। इसको मैं थोड़ा बड़े में समझाऊँ क्या आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ कोई एंगल 30 बना था, यहाँ पर 30 एंगल बना था और ये 90 तो बनेगा ही बनेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ स्पेशल इसका। और देखो इधर 2 न्यूटन है तो बच्चे इसको भी आप 2 न्यूटन मान के चलिएगा, और इधर कितना है 7 न्यूटन। तो इसका ये हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया लंब। तो टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब है 2 और आधार कितना है 7, तो 2/7। और ये इन्वर्स क्यों आया, थीटा जब यहाँ से हटेगा ना, थीटा जब बाहर करोगे उधर तो ये जो 10 बचेगा इन्वर्स में हो जाएगा। ये रूल है, इसका रूल याद रखना। चलो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इधर लगा है सर 20 न्यूटन का, इधर फोर्स लगा है सर मान लीजिए 10 न्यूटन का, ऊपर लगा है 10 न्यूटन का। तो आपसे पूछा गया है सर इसका नेट फोर्स निकालिए, कैसे निकालेंगे आप। तो पहले देखो इसका जो भी नेट फोर्स लगेगा जेड इधर जाएगा, और ये जो एंगल बना है सर 30 के सापेक्ष बनेगा, ये सब डायग्राम में दिया है, वो सिर्फ निकालना है। तो इसे कंपोनेंट क्या लिखो सर, इधर लिखो सर कॉस, इधर क्या लिखो सर, ये कितना है 10 न्यूटन का बल है ना, F3 वाला 10 न्यूटन का है, तो लिखो 10, ये नीचे वाला कॉस का लाएगा कितना 30 डिग्री, और इधर वाला क्या कहोगे साइन, 10 साइन 30 डिग्री, 10 कॉस 30 का मान रख दो इतना आया, 10 साइन 30 का मान निकालो इतना आया। तो 2 वैल्यू है आपके पास, कितना है ये आ गया 2×10 5 आएगा, ये 5 न्यूटन। तो ये हो गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कहाँ बल लग रहा है सर, ये देखो 5 न्यूटन का बल किधर लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है, साइन ऊपर था ना बच्चे जी, तो 5 न्यूटन और इसमें ऊपर लग रहा है, तो 10 पहले से था, अब 5 और ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये तो कितना हो जाएगा ऊपर अब कितना हो जाएगा 15 टोटल। अब चलो इधर कॉस, इधर कितना है, इधर 10, इधर कितना था 8। अब देखो इधर लग रहा था 20 न्यूटन, ठीक, इधर उल्टा फोर्स लग रहा है कॉस में कितना 8 न्यूटन, तो 20 में से 8 गया 12, तो इधर कितना बचा 12। अब हमको इन दोनों का पूरा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, हम ओरिजिन से पूरा एक डायगोनल मिलाएंगे, तो ये जो बनेगा एक रिजल्टेंट आएगा, और इसका फार्मूला हो जाएगा F नेट बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हो गया 3969 आएगा न्यूटन, इतना आएगा, छोड़ सकते हैं। अब टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा निकाल लो, तो P/B तो इतना आ गया, P का मान कितना है, यहाँ देखो यहाँ तो आपको लंब आधार चिन्ह आ जाएगा ना, टोटल लंब कितना है सर 15, ये लंब हो गया। और ये आधार क्यों सर, यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री बना होगा, और यहाँ पर एंगल यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर कुछ थीटा बना होगा, तो ये तो आधार कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा, तो लंब इसका यही काम करेगा। चलो तो P/B, तो आगे कितना 15/12। अब थीटा में बता, थीटा जब भी हटाओ तो सर इन्वर्स हो जाएगा, तो 10 इन्वर्स 5/4, 10 इन्वर्स 5/4। अब चलो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कार्टेशियन प्लेन,
इसको कार्टेशियन पहले पर जोड़ घटाव कैसे करेंगे, सिंपल होता है। मैं बोला ए वेक्टर को ये है और बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ दो, सिंपल होता है बच्चे जी। आई के साथ आई जुड़ेगा और जे के साथ जे जुड़ेगा, तो देखो 3 आई में से 1 आई घटेगा 2 आई, और 2 जे में से 3 जे जुड़ जाएगा तो 5 जे, सिंपल हो गया। आई के साथ आई को जोड़ने का और जे के साथ जे को जोड़ने का। सर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, सिर्फ माइनस लगा देना इसमें, एक आए माइनस, इसको भी सर माइनस में लिख दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बच गया आई कैप, और सॉरी इसको थोड़ा माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब देखो 3 आई में से 1 आई जोड़ो 4 आई, और 2 आई में से 3 जे घटेगा तो माइनस में 1 जे, तो जोड़ भी सिखा दिया घटाओ भी सिखा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसके करो। आपके पास कोई 2 वेक्टर है, एक m वेक्टर है कोई n वेक्टर है, एक बार m प्लस n कीजिए और एक बार m माइनस n कीजिए। चलो m प्लस n करते हैं तो क्या होगा, 2 के साथ आई जुड़ेगा तो 3, ऐसे माइनस में 2 में से गया 1, और 3 जे के साथ कोई जे है ये प्लस में मेरे घर जगह 3 में से 4 गया, 3 में से 4 घटेगा तो -1, और के का तो कोई इसका तो कोई है ही नहीं जुड़ा पड़ेगा, तो ये सही रह जाएगा। हो गया। चलो अब आपका मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ऐसे पीछे वाला भी कोई बकवास नहीं था, वो सब बेसिक था, और वो सब आपने बेस समझ लिया तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं से करेंगे। आप ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से गिरेगा, या तो डॉट सदिश से गुणनफल 2 तरीके से होता है, एक हम डॉट में गुना करेंगे और एक क्रॉस में करेंगे। डॉट वाले को बोलते हैं अदिश गुणनफल और क्रॉस वाले को बोलते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, डॉट गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर एन जो होता है ऐसा डायरेक्शन साथ में, और डायरेक्शन ये क्या बताता है, एन बताता है सर ये यूनिटरी वेक्टर है, ये इकाई वेक्टर है सर। क्या है, इकाई वेक्टर। क्लियर हो रहा है। चलो डॉट वाला का फॉर्मूला ऐसा होता है, क्रॉस वाला का फॉर्मूला ये होता है। इसको सर अधिक राशि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू आता है सर उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहते हैं, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें डायरेक्शन जरूर आएगा। डायरेक्शन कौन दिखाएगा, ये एन वाला दिखाएगा, जो यूनिट वाला होगा ये डायरेक्शन को दिखाएगा। डॉट प्रोडक्ट ये का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी हम डॉट इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल को हम लोग अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, कैसा, 2 सदिश ए और बी अदिश या बिंदु गुणनफल को ए और बी के रूप में ए के परिमाण तथा उनके बीच के कोण को कोसाइन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हो गया उसका परिभाषा, और ये हो गया उसके फार्मूला आपको पहले बता दिया हूँ। थीटा क्या है, ए और बीच के बीच का कोण है। सर इसके गुण क्या होते हैं, गुण आपको जरूर याद रखना है। अगर इसको क्रम विनिमय करोगे सर, जैसे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो तो भी ए कोस थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा बी ए कोस थीटा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इफ द स्केलर प्रोडक्ट जो होगा इसका वितरण नियम में ले जाएंगे सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है वितरण नियम, तो इसको वितरण नियम में ले जाएंगे सर, तो ए इसको ए डॉट बी हो जाएगा, और एक इसमें करो तो ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर सर इसको हम अगर अदिश गुणनफल में ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा सर वो जीरो, डॉट सर उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 आएगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा है। ए और बी सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के हिंदी क्या होता है, लंबवत हैं। लंबवत बोले तो 90 डिग्री पर हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा सर, जो उनका सर स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा सर, 0 के बराबर आएगा। ए और बी सर अगर पैरेलल हो गए तो क्या होगा, तो उनके बीच का वैल्यू सर आएगा ए बी आएगा। कितना आएगा, ए बी हो गया। कितना भी बस एक छोटे मोटे प्रोडक्ट पता है, ये गुण की मदद करना है आपको। पेपर में डायरेक्टली पूछा गया है कि इनके गुण को लिखिए। पैरेलल हो गया, अब एंटी पैरेलल चेक कर लेते हैं। एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री पर हो तो क्या होगा, तो जब एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री होता है, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री में 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सर माइनस ए बी। कितना आएगा, माइनस में ए बी। सर 180 का मतलब माइनस से कैसे होता है, देखो जब कॉस पाई हो, कॉस 3 पाई हो, कॉस 5 पाई हो, कॉस 7 पाई, कॉस यानी ऑड नंबर, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 13 पाई, जब भी आएगा तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा। सर प्लस में कब आएगा,
कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 6 थीटा, कॉस 8 थीटा, यानी सम संख्या, इवन नंबर, इवन पाई। जब कॉस इवन पाई हो तो प्लस में आंसर आएगा, जब कॉस ऑड पाई हो तो आंसर माइनस में आएगा। ये आपको मैथ में सिखाया गया था, जहाँ पर डिग्री आपको याद करवाया गया। सेल्फ प्रोडक्ट यानी ए को ए से ही गुना कर दिया जाए, बी को बी से गुना किया जाए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ए डॉट ए कॉस थीटा जो आएगा सर वो आएगा ए स्क्वायर के बराबर, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी जो होगा ए स्क्वायर होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अब चलो इसको हम टेकिंग दोनों में सेल्फ गुना करवाते हैं। ए को ए रखा ए प्लस बी, इसको भी हमने कर दिया ए प्लस बी, तो क्या होगा ए में से स्क्वायर, ए में इसको स्क्वायर, ए में बी से बी में से तो बी ए, बी में बी से तो बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ए बी और बी ए बी 2 ए बी, और ये कॉस थीटा में आता है तो कॉस थीटा हो गया। यही फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही स्क्वायर जब हटाओगे तो ये रूट चढ़ जाएगा इस पर। अब चलो 8वां प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट द टू सिमिलर, दो समान एक जैसे होंगे बेस वेक्टर यूनिटरी एंड देयर द टू डिफरेंट बेस, उनका बेस अलग अलग है। तो इसमें होता है आई डॉट आई, हमेशा याद रखना, एक होता है आई डॉट आई जे डॉट डे या के डॉट के हो, आंसर एक आएगा। सर जीरो कब हो जाएगा, अगर आई डॉट जे हो गया तो जीरो, आई डॉट जे हो गया तो जीरो, जे डॉट के हो गया तो जीरो, के डॉट आई हो गया तो जीरो। यानी हमने सीखा समान होंगे तो एक आंसर आएगा, अलग अलग होंगे तो सर आंसर। बच्चे जी बताओ इस टॉपिक का कितना महत्व है, इसका महत्व देखिए, एक कक्षा किसका है 12 का, क्लास 12 है ना बच्चे जी। अब देखो मेरे क्लास 11 के बच्चे, आप 12 के क्वेश्चन को आप पलक झपकते आंसर निकालोगे कैसे। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप आंसर करने का। चलो जे डॉट जे क्या होगा सर, दोनों सेम है सर, एक आंसर आएगा, मिला लो। कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया है, यानी 23-24 आजकल पूछा जाता है तो आप बना दोगे। चलो जे डॉट क्या होगा, एक ही होगा, जे डॉट जे क्या होगा, सॉरी क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस पूछा गया है, यहाँ पर क्रॉस पूछा गया है, डॉट नहीं पूछा गया है। डॉट में एक होता है क्रॉस का नियम अलग होता है, तो क्रॉस में जीरो हो सकता है, क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी क्रॉस है, मैं सिर्फ डॉट की बात कर रहा हूँ। और दिखाता हूँ क्वेश्चन आपको, डॉट से और क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो 2015, 2016, 2016 सप्लीमेंट्री, आई डॉट जी अलग अलग है सर, जीरो आंसर आएगा, जीरो आंसर है। तो क्लास 11th क्या होता है बच्चे जी, क्लास 12th का बेस होता है। और ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा तो हमसे कहिएगा, आज की वीडियो खत्म होते होते ये सारा क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी लीजिए। और सब क्लास 12th के बोर्ड में पूछा गया सवाल है, और मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे क्लास 11th में होकर भी क्लास 12th के मैथ को डुला देंगे, बना देंगे, ये बड़ी बात है उनके लिए। और यही बच्चे मिस कर रहे हैं बहुत सारे, जो क्लास 11th को मिस नहीं पढ़ रहे हैं। हो गया 8वां प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 8वां प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर के बीच में जब एंगल इक्वल हो और देन सम ऑफ प्रोडक्ट देयर कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर देखिए यहाँ पर ये कोई बिंदु है सर, इसका हम कुछ भी निकालेंगे, और ये दोनों क्या है सर, ए और बी इक्वल है, ए और बी बिल्कुल इक्वल हो गया है, तो उसका सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, गुणनफल का योग होगा। कैसे होंगे, तो ए डॉट बी जो निकालोगे सर आप, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, बहुत सिंपल है। अब सुनो ध्यान से, इसको सर ये जनरल फॉर्मूला हो तो कैसे लिखोगे, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख दोगे, हो गया। और बी वाला क्या है सर, बी एक्स आई, तो इसको सर ए, इसका फार्मूला क्या बन गया, ए एक्स आई ए जेड वाई, इसको भी याद नहीं करना ही होता है, आपका काम हो जाएगा ऐसे ही, हो गया। अब इसका सर डॉट निकालो, डॉट, तो इसका करोगे तो सर ए बी एक्स, इसका करोगे तो ये आएगा। और बहुत सारे इसके टर्म 0 हो जाएंगे कट छट के, लास्ट में क्या बचेगा, यही बचेगा। क्योंकि मैंने पढ़ा कि आई आई तो ठीक है लिखेंगे, लेकिन आई में जैसे गुना हो तो 0 हो गया, आई में कैसे गुना 0 हो गया, उसको छोड़ दिया हूँ। जे में ऐसे ये भी 0 हो गया, जे में जैसे तो इसको लिख दिया हूँ ए वाई जे बी वाई जे, तो ए वाई बी वाई जे हो गया। फिर के वाला इसमें तो 0 हो गया, फिर इसको 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये वाला लिख दिया हूँ ए जेड बी जेड, के वाला कंपोनेंट 1 हो गया, ये लिखा हूँ। चलिए सर क्वेश्चन बनाएंगे, मज़ा आएगा। बच्चों लोग के मेरे पास प्रश्न है, ए वेक्टर है 2i + 3 + माइनस के कैप, बी वेक्टर है 3i कैप - 2j कैप + 2 कैप, तो इसका ए डॉट बी क्या होगा, अदिश गुणनफल क्या होगा। चलो निकाल दो, अदिश गुणनफल क्या सीखा गया है बच्चा जी, आई में आई से गुना कर दो,
के में के से कर दो और जे में जे से और के में के से -2 तो -1 माइनस का 6 3 में 6 से कट गया -2 बचा। तो बताइए बच्चा जी आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे नहीं करके जाएंगे? कर दीजिएगा। इसको बनाइए तो प्रश्न संख्या नीचे वाला। चलो ये भी बच्चों का बन गया होगा, एक आंसर आ रहा है। 9वां प्रॉपर्टी, द कोसाइन द एंगल ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी गिवन बाई कॉस थीटा जो होगा ए डॉट बी और उसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। यानी जब वेक्टर को ही हम उसका एंगल कैसे निकालेंगे? थीटा। थीटा निकालने के लिए सर उसके हम वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड के डिवाइड कर देंगे तो उसका थीटा निकल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं, फाइंड द एंगल। देखो यही एंगल निकालने का फार्मूला था। एंगल कैसे निकलेगा? इस फार्मूला से। क्वेश्चन दे दिया हूँ और इसी पर आपसे प्रश्न पूछा गया था आपके 11th के बोर्ड में, भले आपके जो मंथली एग्जाम हो रहा था पूछा गया था। ये वेक्टर है आई कैप प्लस 2 कैप माइनस के कैप। एक बार बड़ा बड़ा लिखता हूँ जो बात नहीं बोलेंगे कि आपको दिखाई नहीं दिया। ये वेक्टर दिया है आई के कैप 2 जे कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और -2 के कैप। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका निकालना है आपको एंगल। एंगल के लिए फार्मूला क्या सिखाया? एंगल का फार्मूला तय होता है, लेकिन एंगल के फार्मूला में पहले तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो पहले चलो ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी का फार्मूला ये ना था, फार्मूला लिखो है ना, तो लिखो डायरेक्ट गुना कर दो। आई का आई से गुना, जे का जे से गुना और के का के से गुना, हो गया। आंसर आ गया 3। अब इसके साथ दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड के निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इसका स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर के का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1 2 4 6 आ गया। बी का निकालो, 1 का स्क्वायर 1 2 2 4 6, इसका भी 6। तो बस इसका सब वैल्यू कितना आया? ए डॉट बी कितना है 3 और इसका कितना है 6 रूट 6। तो रूट 6 में रूट 6 आएगा, 1/2 आएगा। थीटा कितना आ गया? 1/2। अब कॉस में 1/2 कब होता है बच्चा जी? कॉस में 1/2 कब होता है बताओ जल्दी से? तो कॉस में 1/2 होता है 60 पर। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इस तरह आप दो बीच के एंगल को आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेमडा का मान निकालना है और सदिश ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है और एक दूसरे पर लंबवत है, तो आप उसका लेमडा का मान निकालिए। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे आप तो आपसे हो भी सकता है, नहीं होगा तो हम तो करके दिखाएंगे ही और आपको इस टाइप का सवाल दिखाऊंगा। देखो क्लास 12th का बच्चे जी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, 24 में पूछा गया है। ये सवाल देखिए, लेमडा का मान कहता ये और ये दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान निकालें। अगर मैं इस क्वेश्चन कर देता हूँ तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, जस्ट अभी बनाइएगा। चलो देखते हैं बच्चे जी, चलो देखते हैं। लंबवत है मतलब हम पढ़े कि जब लंबवत का मान क्या था, याद करना। लंबवत में ए डॉट बी का वैल्यू क्या रहा था? गुण याद करो इस वेक्टर का। ए डॉट बी का मान जब 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर समझते हैं। ठीक है सर, अब निकाल दो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकाले, 0 से बराबर कर दो तो वैल्यू आ रहा है 8 - 2 लेमडा। ये लेमडा का साइन है, लेमडा पैसे भी लिख सकते हैं। 8 - 2 लेमडा माइनस बी बराबर 0। 8 में से 2 गया 6, 2 लेमडा। 6 को इधर लेते माइनस, वही बात हुआ, लेमडा को इधर ला दीजिए तो दूसरे को 3 बार में, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 3। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 3। अब मैं क्वेश्चन जो दिया था उसको बनाइए जल्दी से, होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क अभी बनाना है, क्लास वर्क समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर आप 5 बनाएंगे जल्दी से, और 12th के बोर्ड में 2024 में पूछा गया है। जल्दी बताइए 5 नंबर को। चलो 5 को बच्चों ने बना लिया होगा और एक बार हम भी बना के चेक करते हैं क्या आता है मेरा भी और बच्चों को क्या आया था। हमको निकालना है सर परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है कि सर ए डॉट यू बी आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ए क्रॉस ए डॉट बी निकालते हैं सर, तो 3 आई से गुना होगा आई में, 3 का गुना होगा 1 में, 3 गुना 1 प्लस जे का जे में, तो जे में 1 है और लेमडा इधर है, लेमडा है तो 1 गुना लेमडा प्लस के में के से, तो -2 गुना -3 कर लो बच्चा जी, 0 से इक्वेट कर दो। 3 1 3, इधर हो गया प्लस लेमडा और ये हो गया -6 बराबर 0।
3 में 6 घटाओगे तो सर -3, माइनस लेमडा बराबर 0। लेमडा इधर ही रखो, माइनस का 3 जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। क्या लेमडा का वैल्यू 3 आया था बच्चों का? लेमडा का वैल्यू 3 आया था। ओ -3 आ रहा है, कुछ माइनस में छूट गया है क्या? ये वाला ये वाला, हाँ छूट गया है बच्चा जी। यहाँ भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चा जी? 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9 लेमडा आ रहा है, लेमडा का मान माइनस का 9 आ रहा है। ऑप्शन सी किन बच्चों का आया होगा? ऑप्शन सी किन बच्चों का आया था? ये वाला। तो आप क्लास 12 का आप 12वीं कक्षा का मैथ को बना देते हैं, ये आपके लिए बड़ी बात हो गया। तो फिजिक्स का कमाल ये है, फिजिक्स आपका मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और फिजिक्स तो आ ही जाएगा। सर इसके बिना पर फिजिक्स नहीं आएगा, लिख के ले लो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक प्रश्न है बच्चा जी कि ए और बी एक दूसरे के, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर हैं, ए और बीच कौन कितना हो? 90 आएगा। ये क्वेश्चन मैं कितने बार करा हूँ, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और ये मैं करा दिया हूँ आपको। आप दोनों पर रूट लेकर चलेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, बात खत्म है। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। चलो कुछ सवाल है कि सर विद्युत इसमें से कौन अदिश राशि है? तो ये हो जाएगा विद्युत धारा लिख दिया हूँ। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। बल कहते एक बल एफ दूसरे बल पर 20 डिग्री कोण बनाता है, तो 2 बल का परिणामी बल क्या होगा? अरे बच्चा जी 20 बल है तो ये होगा 20 cos थीटा, ये हो जाएगा 20 sin थीटा। तो इनके बीच के परिमाणी बल क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्ट निकालिए तो क्या होगा? 2f² इतना 2f² कॉमन कर लीजिए तो f cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2f² ये रूट में था, ओहो स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ेगा इस पर। अब तो यहाँ से खेल निकलेगा 2f, उसमें से क्या निकलेगा? अच्छा मैं स्क्वायर चढ़ाया हूँ, स्क्वायर अभी यहाँ पर स्क्वायर है, अभी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो भाई आपका आएगा f cos 10 आ गया। कितना आ गया? f cos 10। और अगला क्वेश्चन है एंगल निकालना। अरे बच्चा जी एंगल निकालना सिखा दिया हूँ। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा a डॉट बी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो पहले a डॉट बी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो दोनों का, उसे डिवाइड कर दो, एंगल आ गया। एंगल 0 है तो 90 डिग्री होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट वेक्टर 3 या इतना परपेंडिकुलर है इस पर। परपेंडिकुलर है तो मतलब a का मान 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। m का मान आ गया 6। बच्चे बना लिए होंगे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, कौन इसमें से स्केलर क्वांटिटी है? तो बी हो जाएगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? स्केलर क्वांटिटी होता है। रिवीजन कर लेते हैं। आपने क्या सीखा? ए डॉट बी इसके बराबर होता है कर्व विनिमय में, और सर डिस्ट्रीब्यूटर में ये होता है सर थीटा जब 0 हो तो सर मैक्सिमम वैल्यू आता है, थीटा 180 हो तो सर सबसे कम मिनिमम वैल्यू आता है, 90 पर होता है तो सर उसका वैल्यू जो होता है सर 0 के बराबर आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बार यूज किए हैं इसको हम लोग। 90 पर 0 होता है। ए डॉट ए करो तो स्क्वायर हो जाएगा, आई में ऐसे करोगे, जे में जैसे के में तो वैल्यू एक आएगा, आई जे करो, जे के करो, के आई करो तो 0 हो जाएगा। एंगल का फॉर्मूला क्या था? 2 बीच के एंगल ए डॉट बी। ये रिवीजन हो गया आपका। रिवीजन करा दिया ना सर? हाँ सर सबका रिवीजन हो गया। अब पढ़ना है हमको आखिरी टॉपिक जिसका नाम होगा सर वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। फार्मूला क्या था? ए बी साइन थीटा एन। एन के ऊपर सर जो कैप लगा एन कैप, एन कैप क्या बताता है सर? यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होता है सर, जो यूनिट वेक्टर, ये एन क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए डॉट बी, प्लेन कंटेनिंग ए डॉट बी। ए और बी जो वेक्टर होंगे सर उस पर ये क्या होगा सर? परपेंडिकुलर होगा। कौन? जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं सर। हो गया? नोट हो गया? चलिए शुरू हो गया। इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। आप इसको सर कैसे निकालेंगे? आप तो निकालेंगे सर ए क्रॉस बी दिशा के चित्र के अनुसार दिखाया गया, जो बाहर की तरफ है वो बी क्रॉस ए की दिशा को दिखाता है। यानी अगर उल्टा करोगे ए क्रॉस बी को तो बी क्रॉस ए करोगे तो सर उसका वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। बी क्रॉस ए तथा ए क्रॉस बी का परिमाण जो होता है सेम होता है, परंतु दिशा सर उल्टा होता है, इसीलिए उसे हम अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। चलिए आई और जे के का इसी तरफ होगा, जे और आई माइनस के होगा। ये कैसे मालूम चल रहा है सर किसको माइनस में और किसको प्लस में लेना है? एक मैं बता रहा हूँ, आप देखो कैसे आपको मालूम चलेगा किसको प्लस में लेना है किसको माइनस में लेना है।
देखिएगा ध्यान से, आप एक ऐसा डायग्राम बनाइएगा ऐसा। सर घड़ी बना दी अपने घड़ी, और घड़ी की दिशा ये घड़ी से चलती है ना, टिक 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 टिक, तो इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आई के बाद क्या आएगा, जे। जे आई और जे में गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि जे, देखो आई और जे में गुना करें तो क्या मिल जाएगा कि आई और जे में तो क्या मिल गया। क्या भैया सर क्या पढ़ाते हो, मजा आ गया सर। अब देखो घड़ी की दिशा में जे और के में गुना करोगे सर क्या मिल जाएगा, आई। जे और के में, जे और के में गुना करोगे तो आई मिल जाएगा। अब चलो सर के और आई में, के और जे सॉरी जे और के, हाँ इधर गया, जे और आई, हाँ जे और आई में गुना करोगे, एक इधर छूट रहा है ना जे और आई वाला, माइनस के नहीं आएगा, तो घर की दिशा में तो प्लस में आंसर आएगा। जे और के और आई, के और आई चाहिए, के और आई, हाँ इधर है, के और आई में गुना करोगे इधर जे मिल गया। अब निगेटिव कब मिलेगा, उल्टा चलो, आई में कैसे गुना करो, आई में कैसे गुना करो, कहाँ है आई के, आई में कैसे, आई में कैसे, आई में कैसे, आई में कैसे उल्टा चल रहा हो तो सर जे मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मिलेगा, लिख दिया हूँ। क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, और नेगेटिव चलोगे तो नेगेटिव। अब बता दो बच्चा जी, जे इंटू आई क्या मिलेगा, जे इंटू आई क्या मिलेगा, सॉरी जे क्रॉस, ओहो मैं इंटू इंटू बोल रहा हूँ, कब से क्रॉस बोलना चाहिए, सॉरी बच्चा जी, क्रॉस वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्रॉस बोलना पड़ेगा। जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, तो उल्टा चल रहा है तो के मिलेगा, जे क्रॉस आई के मिलेगा, जे क्रॉस आई के मिलेगा, जे क्रॉस आई के मिलेगा, लेकिन सर उल्टा चल रहा है तो निगेटिव मिलेगा, तो माइनस लगाते हैं। क्या ये बात बुझा गया है, ट्रिक समझ में आ गया, तो ताली बजाइए, आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ए बी और ए और बी ये दोनों सर निगेटिव, वहाँ सब इक्वल होता है, यहाँ इक्वल नहीं होता है, निगेटिव होता है सर। क्रॉस प्रोडक्ट में सर ये इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नहीं होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय के अंतर नहीं आता है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं सर, होते हैं बिल्कुल। क्रॉस प्रोडक्ट में सर अगर थीटा जीरो हो तो सर थीटा जीरो हो जाए या पैरेलल हो जाए, दोनों सदिश पैरेलल हो जाए तो क्रॉस वेक्टर क्या होगा सर, जीरो के बराबर आएगा। वहाँ भी जीरो हो रहा था, यहाँ भी जीरो हो रहा था। एंटी पैरेलल हो तो सर क्या होगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो तो सर क्या हो जाएगा, वहाँ सर जीरो हो रहा था, यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ सर हो जाएगा ए बी साइन 90 इंटू एन कैप, ठीक है सर, या ए बी एन बोल सकते हो इसको। सेल प्रोडक्ट करो तो सर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो इसका करो तो सर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए करो, साइन जीरो हो जाएगा सर, अगर तो जीरो ही हो गया। आई इंटू आई करो, जे इंटू जे करो, के इंटू के करो, तो वैल्यू सर एक आएगा, लेकिन साइन जीरो होने चलते ये भी जीरो हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये वाला, आई में जैसे करो तो क्या आएगा, ऐसे चलो तो पॉजिटिव, इधर जाओ तो नेगेटिव, लिख दिया हूँ 8वां प्रोडक्ट, 8वां गुण। चलो, दो सदिशों के सदिश या क्रॉस प्रोडक्ट उस सदिश के रूप परिभाषित करते हैं जिसका परिमाण दो सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के साइन थीटा के बराबर होता है, तथा उनके साइन थीटा के बराबर होता है, तथा दिशा दोनों के तल लंबवत होते हैं। इसे हम लोग राइट हैंड रूल द्वारा भी परिभाषित करते हैं, यानी ए क्रॉस बी जो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, ठीक है। कभी पूछे सदिश गुणनफल क्या है तो यही लिख के आइएगा, आपको आंसर पूरा नंबर मिलेंगे। दिशा निर्देश का नियम क्या है, दिशा निर्धारण का नियम क्या है, तो 10 पेंच नियम, यही दिशा कैसे मालूम चलेगा, तो पेंच नियम था ना, जो ए राइट हैंड नियम। देखो मैं कैसे इसको कैसे निकालता हूँ, देखो पेंच, इसको कैसे बोलते हैं पेंच नियम। देखो इधर क्या है सर, आई कैप, जे कैप है, इधर क्या है आई, ऊपर क्या है जे, इधर आई इधर है जे, ठीक। तो आप क्या करो सर, आप आई कैप के अनुसार अपने अंगूठा को, अपने आई कैप के साथ इसका अंगूठा को रखो, ठीक है। इसको ऐसे किया और अंगूठा को मुड़ो, तो आपका अंगूठा क्या बता रहा है, ऊपर, तो जे किधर होगा सर, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव में चला गया। अब देखो सर, अगर मैं आई कैप इधर कर दूं, अब सर क्या होगा, तो देखो मैं क्या बोला, अब तो आप हाथ तो ट्रेन नहीं कर सकते हो, तो हाथ घुमा लो, इधर कर दिया इसको, और जब मुड़ोगे सर इसको तो आपका ये भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है सर। नीचे रहे तो क्या होगा सर, आई नीचे होगा तो क्या होगा, तब जब इसको करोगे तो देखो, अगर मान लो ऊपर हो गया ये, तो इसको तो आपको ये इधर आपको क्या रखना है सर, हाथ रखना है ऊपर। जब इसको तो ये अंदर तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा अंदर, तो कभी ये दिशा बाहर आएगा, कभी अंदर आएगा। इसी को बोलते हैं सर 10 हाथ का वो नियम। और इसको बोलते हैं सर दाहिने हाथ के उंगलियों के इस प्रकार मोड़ दें कि छोटे उंगली ए और बी को घूर्णन ऐसे घुमाएंगे आप, तो जहाँ आपका अंगूठा निर्देश करेगा वो आपका बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
अब आपको दिक्कत आएगा सर इस सब चीज़ को वैल्यू निकालने में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि मैथ का फार्मूला होता है, पढ़ के देखते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया है तो इसमें गुना हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देकर इसमें गुना हो गया, आपका रिजल्ट आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें गुना करेंगे तो सर एक -1, इधर करो 0 में से तो माइनस होता है, तो -1 आ गया। 3 वाला होगा तो थोड़ा समझिए यही मेन है। तो पहले 1 है तो एक यहाँ लिख देंगे और इसको ढक लेंगे दोनों को। क्या बच रहा है 0 7 3 2 लिख दिया। अब 2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ लिखिए सर, पहला वाला प्लस में लिखाता है, दूसरा वाला वैल्यू माइनस में लिखाता है, 2 लिख दिए माइनस में। अब इसको बंद कर दो, ऊपर बंद कर दो। क्या बच रहा है 2 1, इधर क्या बच रहा है 3 2 लिख दिया। अब लास्ट वाला है तो उसको माइनस प्लस में लिखना पड़ता है, प्लस का साइन दिया, भले ये माइनस में है रहने दो, कोई बात नहीं है। अब ढक दो। क्या बच गया 2 1 0 7, 2 1 0 7। अब वैसा ही गुना करो, इसमें माइनस है, इसमें -2 लिख दो, इसमें और इसमें चिन्ह माइनस है, ये माइनस हो जाएगा सर। इसमें 0 में से कैसे घटा होता है -21, तो एक माइनस से 1 में कैसे गुना करेगा, तो -21, -2 है, 4 में से 3 गया 1 तो -2, और ये हो प्लस माइनस माइनस, और 14 में से गया 13, 2 से 14, ये 0 ना हो गया रे भैया, ये 0 हो जाएगा। 14 में 1 से गुना 14 आ गया। सबका रिजल्ट करो तो कितना है 37। यही वाला बस आपको ये अगर डिटरमिनेंट बुझा गया ना, डिटरमिनेंट कितना ईजी था, यही वाला इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर समझ में आएगा। बोला है ए क्रॉस बी निकालो, कैसे निकालोगे, पहले हम आई को बाहर करेंगे। पहले क्या करेंगे सर, हम आई को बाहर, तो इसको अब ए क्रॉस बी निकालना है ना। चलो एक फार्मूला हो गया इसका। क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन हो गया। एक डॉट पी निकालो, नहीं डॉट नहीं, हाँ डॉट निकालो। ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी कैसे निकलता है, सिंपल, आई में आई से गुना कर दो, जे में जे से कर दो, के में कैसे कर दो, जोड़ दो, आंसर आ गया। लेकिन सर ए क्रॉस बी निकलना हुआ तो सर डिटर्मिनेंट को लगाना ही पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे सर ए वाला वैल्यू क्या है सर, आई जे के लिख दो, पहले आई जे के लिख दो। आई में सर क्या था 2, जे में क्या है सर 1, के में क्या है -के, तो -1 लिखेंगे। अब बी में लिखो, बी में क्या है सर -3 आई तो -3, जे में क्या है सर 4, के में क्या है सर 2 लिख दिया। आई को बाहर करो तो किस में गुना होगा, 1 4 -1 2। अब जे बाहर करो, जे क्या मैं बोला पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो ये माइनस में लिया गया जे, तो क्या बच गया सर 2 -3 -1 2। वैसा ही के कर दिया। अब क्रॉस इनका गुना करते हैं सर, इसका गुना करते हैं, इधर इस साइड करेंगे, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से। चलो अब जो बच गया उसको गुना कर दो, तो ये हो गया प्लस का 2 4 6, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो माइनस के जे, ये हो गया 11 के। यही आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी पर आपको सवाल नहीं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपसे रिवाइज करवाऊंगा अभी जस्ट, और ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड में आया हुआ है। पहले तो आप इसको बना लेंगे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे बना लिए हैं। ई डॉट बी निकालना है और 2 नंबर भी बना लेना है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है सर, उसमें तो आई के है, जे नहीं है, तो जे का मैं 0 रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। एक 7 नंबर भी बना लेना है आपको। हो गया। और आपको बना लेना है सर एक 9 नंबर। एक बना लेना आपको 10, 11 नंबर बन जाएगा, इजीली बनेगा, हंसते खेलते बन जाएगा। अभी जस्ट सिखाएं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। और 12 भी बना लेना है। डॉट है तो 13 बना लेना है, डॉट है 14 बना लेना है। आई इंटू आई क्या होगा आप जानते हैं, डॉट है होमवर्क है, डॉट है होमवर्क है। आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए छोटी मोटी बात नहीं है, और कक्षा 12 में काम आएगा, मज़े की बात है। चलिए उतना होमवर्क दे दिया हूँ, बना लीजिएगा, आगे चलते हैं। बोल रहा है सर 2i और j क्या ये भी दोनों लंबवत हैं तो इकाई निकालें सर। लंबवत है इसका मतलब सर ए क्रॉस बी जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी, इतना आ गया। अब यूनिट निकालना है सर, यूनिट क्या है, बोला है कि ए बी के लंबवत है,
तो एन कैप के निकालना है। अच्छा, अपने फार्मूला क्या पढ़ा था, ए बी साइन थीटा एन कैप बाहर करोगे तो इसका फार्मूला होता है, एन कैप का फार्मूला डायरेक्ट होता है जो क्रॉस वेक्टर उसको और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो क्रॉस वेक्टर आपने जस्ट निकाला था, आपने क्या था 3i कैप या था लिख दिया अपने। मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो निकाला हूँ क्या मैग्नीट्यूड, निकाला हूँ नहीं निकाला हूँ, निकाल देता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, इसका 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जे है तो जे में सर ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड, ऐसे इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सर इसी का इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 9 9 9 27 27 के बराबर 3 3 3 से 3 कट गया, उसमें 3 कॉमन किए थे तो आपका ये आंसर आ गया। सर इसके कुछ गुण है तो पहले से लिखवा दिया हूँ, ये भी लिख लीजिएगा। ए वेक्टर भी अगर ए और बी वेक्टर आसन भुज हैं किसके, एक त्रिभुज के, तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला ही होगा। आपसे पूछा गया था ये वाला पेपर में, आपका फार्मूला पूछा गया था कि पैरेललोग्राम का यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो हिंदी में लिखता हूँ, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्या होता है बच्चे जी, ए क्रॉस बी, ठीक। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ये वाला होता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज और ये हो गया पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का एरिया हो गया, आई हो गया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। ए और बी इसका विकर्ण हो तो एरिया का फार्मूला ये हो जाएगा। अगर ए और बी विकर्ण रूप दिया होगा, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया होगा तो एरिया फार्मूला ये होगा, और ए और बी उसके आसन भुजा होंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला ए क्रॉस बी होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 आसन भुजाएं इतना इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी निकाल दो, कितना आ गया 33 के स्क्वायर यूनिट। चलो ये देखिए, इसको कीजिए तो समानांतर सिद्ध करना है। पैरेलल पे क्या होता है, पैरेलल का फार्मूला याद कीजिएगा, सब प्रॉपर्टी लिखवा दिया हूँ। ये सदिश वेक्टर है, कुछ याद आ रहा है बच्चा जी लोग, ये क्वेश्चन आपके पेपर का है, आपका पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आपका सदिश पूरा खत्म हो चुका है, आपका पेपर सॉल्व हो रहा है। चलो तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, लेकिन PYQ है तो आपको मैं सॉल्व करता हूँ। पेपर में पूछा गया सवाल, ये सब सिद्ध करना था। कब सिद्ध होगा पैरेलल तब होगा, समानांतर तब होंगे जब उसका ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन PYQ हो तो मैं क्वेश्चन मेरे बच्चे एक बार जरूर बनाए। पूछ रहा है कि एक सदिश की लंबाई जो है 7 है, एक सदिश है जिसकी लंबाई 7 है, जो प्रत्येक सदिश ए और बी से लंबवत है। लंबवत मतलब क्या बच्चा जी, ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर 90 की बात कर रहा है। और 90 क्या होता है बच्चा जी, देखो 7 जो है ए क्रॉस बी के लंबवत हो गया, ठीक। और ये दोनों 90 होगा ना बच्चा जी, हाँ, और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। तो ये हमको ये रिक्वायरमेंट वेक्टर की जरूरत है। अब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी जब निकाला खुद से निकालिएगा, आप आई का पहले बाहर करो, फिर जे बाहर करो, फिर इसमें से कि ये माइनस प्लस में लेना, माइनस में लेना, फिर प्लस में लेना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। आपको बहुत बीचों डिटर्मिनेंट सिखाया हूँ। आप देखो ये क्वेश्चन छापो मत, खुद से बनाओ, आपके बनेंगे क्वेश्चन। नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। आपका जो भी आया ये वेक्टर आ गया और रिजल्टेंट आपने निकाला ए क्रॉस बी, जब मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर, जो भी होगा ए स्क्वायर आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ये नियम है मैग्नीट्यूड निकालने का। और मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, बनाइएगा, जरूर बनेगा आपका। चलो हो गया, अभी थोड़ा सा लेक्चर खत्म कर लेने दो, तो मैं आपको मैग्नीट्यूड से भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बच्चा वो जानता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ए क्रॉस बी निकाल दो, आंसर आ जाएंगे। हो गया। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन के साथ 2 वेक्टर हैं ए क्रॉस बी 0 हैं, तो एक दूसरे कब होगा, जब वो 0 होता है सर एक दूसरे के लंबवत होता है। एक 0 है, ए क्रॉस बी 0 है, तो वेक्टर कैसे होंगे। ए क्रॉस बी 0 कब हो रहा था, जल्दी से इसका प्रॉपर्टी पढ़िए, इसका प्रॉपर्टी जल्दी से पढ़ेंगे आप। तो देखो प्रॉपर्टी में आके पढ़ो, देखो ए क्रॉस बी का मान क्या है, 0 आ गया, कब आ गया, पैरेलल था तब। सर 90 पे क्या लंबवत पर नहीं है, है वेक्टर में आता है। ए डॉट बी 90 पर लंबवत होता है, 90 होता है, लेकिन ए डॉट बी 90 पर नहीं होता है सर, ये आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
ए क्रॉस बी सदिश हैं जो ठीक के बीच के कोण सदिश हैं और थीटा उनके बीच के कोण है, तो ए क्रॉस बी इतना है तो थीटा का मान क्या होगा, एनी एंगल निकालना है। तो हम सर पढ़ें कि ए क्रॉस बी अगर थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए बी का मान दिया है, साइन दिया है, और थीटा दिया है सर कितना, √3 ए डॉट बी। तो √3 ए डॉट बी दिया है इतना, चलो तो उसको हम साइन थीटा कहते हैं और ये कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये भी कटेंगे आपस में। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर हम, तो ए बी साइन थीटा √3, अच्छा हाँ बोला सॉरी, ए क्रॉस बी इसके बराबर है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा। इसका वैल्यू दिया है, मान बढ़ को चपक के उड़ा दो, ए बी से बी कटा, साइन के बटा में कॉस गया तो 10 बन जाएगा, और √3 बटा में 1 गया तो कुछ नहीं। 10 में √3 कब होता है, तो 60 डिग्री पर होता है। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया सवाल बना के। आपके पेपर का सवाल है। कभी कभी बिहार बोर्ड को मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि बिहार बोर्ड भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं आपसे। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, अच्छा विकल्प से बनेगा, इस सवाल विकल्प से बनना पड़ेगा। कह रहा कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, जहाँ जहाँ ए और बी का परिमाण क्या है, तो निम्न में कौन सा विकल्प गलत है। तो देखो कौन सा विकल्प गलत होगा, तो पहले हम निकालते हैं सर ऑप्शन बी, ए से करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ए क्रॉस बी 0 होता है, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी से करते हैं, ऑप्शन बी क्या होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, रूट अंदर ए बाई बी बटा बोला है, ए बाई बी इतना बोला है, तो ए और बी का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, √3² 4² 3 3 का 9 4 16 25 25 का 5, बी निकालो 6 36 8 40 100 10। ए और बी का वैल्यू आ गया, ए बटे बी बोला है करके देखो, ए बटे 2 आएगा, करके देखते हैं 5/10, हाँ आ गया। ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन है, ए डॉट बी चेक करते हैं, ए डॉट बी। तो ए का वैल्यू कितना आ गया सर, अभी तो निकला था, ए का वैल्यू आ गया है, ए डॉट बी निकालते हैं सर, यानी ए डॉट बी तो गुना होगा 3 6 18 और 8 4 32 50 आ रहा है, ये 48 से दे रहा है, तो यही गलत है, यानी ऑप्शन यही सही है। चलो दो सदिशों ए और बी क्रॉस ए हैं तो उनके बीच कब होता है, अच्छा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच के कोण को बराबर होता है आपस में, तो जब सब ये होंगे सर 180 डिग्री पे, तब अर्थात पाई। तो इसका आंसर क्या होगा 180 या पाई, तो पाई दिया ऑप्शन में, तो पाई के साथ बढ़िएगा। ये आपका होमवर्क है, सदिश आपको ये दिया है और ये भी, इसके बीच की कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला को पढ़ा दिया है, ए बी साइन थीटा होता है, सॉरी पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो और फिर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ए क्रॉस बी निकाल दिया हूँ, इतना आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, तो रूट स्क्वायर करो दोनों का, ए और बी का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड निकाल दोनों का, तो 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर इतना आ गया। अब ए क्रॉस बी इतना आया, ए क्रॉस बी कितना आ गया 8 है, ये 8 जे 8 के, ठीक तो था। अच्छा उसका मैग्नीट्यूड फार्मूला होता है ना, ए क्रॉस बी, वो तो निकाल दिया, आ गया। अब उसका निकालना है सर साइन थीटा। अब ए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर करो, ए वाले का स्क्वायर करो, बी वाले करो, तो ए वाला करोगे सिर्फ सब वैल्यू का स्क्वायर। तो ए के वैल्यू में क्या क्या था, ए के वैल्यू में था 3i कैप 3j कैप, ए आई 3i कैप जे कैप 2 कैप, तो 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 के स्क्वायर 14 आएगा, 3 9 9 10 4 14, ठीक है। बी करोगे जैसे कितना 24 आएगा। ए क्रॉस बी ए और इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इतना था 8√3 आया था, 8√3 को डिवाइड कर दो ये दोनों की गुना से, एक बार साफ सुथरा देख लो। अब क्वेश्चन खुद से बनाना, ये सब आपके क्वेश्चन थे, इतना क्वेश्चन कराया हूँ। अब लिख दिया हूँ 11th PYQ, आपके PYQ क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। देखो पहला ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था कि 2 सदिश के परिमाण अधिकतम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है सर। मैंने बोला सर 0 डिग्री पर। मिनिमम कब होता है सर, 0 पर मैक्सिमम, 180 पर मिनिमम। आंसर अब क्या हो गया, सदिश ए दिया था इतना, बी दिया था इतना, बी के कौन पूछा था, तो बी के कौन निकालने के लिए आपको फार्मूला पढ़ा दिया हूँ। पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी निकाल दिए आपने, फिर फार्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया, थीटा 90 डिग्री आएगा। अभी जस्ट आपका पेपर बीता हुआ है। अच्छा कुछ बच्चों को सवाल मन में, सर आप तो लेट से पढ़ा रहे हैं, अभी पहले पढ़ा तुम बोर्ड में एग्जाम में थे। मैं कह रहा हूँ बच्चे जी आप बोर्ड पास हो गए भी और अपने भाई बहन को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। माना कि मैं थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने के लिए तो डिसीजन इस साल नहीं था, मैं तो अगले साल आपके लिए आप लोग से मेरा एग्रीमेंट था अगले साल पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का जीत था। चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा के लिए होता है।
कुछ खतराएं हमसे हमें छुड़ गए, वो भी अच्छा हुआ। क्योंकि देखो हम कभी उदास नहीं होते इसलिए क्योंकि भगवान ने बोला जो हो रहा है हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है। मेरे साथ कोई बुरा घट रहा है तो हो सकता है मेरे भलाई के लिए, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है मेरे अच्छाई के लिए। तो बुराई में भी अच्छाई होना चाहिए और अच्छाई में भी आपके पास अच्छाई होना चाहिए। मैं कभी उदास नहीं होता हूँ और इंसान को कभी उदास नहीं होना चाहिए। परिश्रम करते रहो, कर्म कभी आपके अच्छे हैं। यदि कर्म है तेरे पावन तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए कभी भक्ति की 2 लाइन गा लेनी चाहिए। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी न तेरी नाव कभी। नारायण मिल जाएंगे, ये तो बात सही है। अगर तेरे कर्म सही हैं तो आपके नाव डूबने ही नहीं है। मानता हूँ कुछ बच्चे मेरे पास आज कम है ज़्यादा है चलेगा, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कोई बात नहीं। 2 सम सदिशों का परिमाण भी परम पी है तो, और परिमाण भी उनके पी है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, चलो निकालते हैं। देखो बोला ए और बी के परिमाण इस सूत्र से बनाते हैं तो ये परिमाणिक सूत्र होता है उसका है। बोला ए और बी भी पी के बराबर है तो जहाँ ए और बी है वो पी रखते चले जाओ, पी रखो, यहाँ भी पी रखो, इतना आ गया। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड को दोनों तरफ बर कर दो, बर करोगे तो ये उसका 2p² इतना, 2p² को इधर ले जाओ तो p² में से घटेगा तो -p², ये गुना में तो भाग में चल जाओ। क्वेश्चन क्या आया आ गया, ये क्वेश्चन क्या आएगा, दोनों काट दो, p² से p² कट गया, 1/-2। और कॉस में -1/2 कब होता है जाके चेक कर लो, 120 से होता है ये, तो आपको याद रखना है 120, ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। आपका सवाल है सर इतना लंबा आंसर, हाँ तो शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलो आपका ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है। अच्छा ये बच्चा जी देखो ना, ये हंसू मजाक किया आपसे। ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर के बराबर है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, तो सी स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर हटाओगे तो दोनों पर रूट चढ़ेगा। कब होता है, एंगल 90 पे होता है। कब होता है, एंगल 90 पे होता है। ए और बी के बीच कौन कौन होगा, 90 का होगा, यानी पाइथागोरस वाला टर्म है। यदि 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो उनके अदिश गुणनफल क्या होता है। मैं बोला अदिश में डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बच्चा जी। 2 समानांतर सदिशों का गुणनफल, 2 समानांतर का पैरेलल सदिशों का गुणनफल क्या होता है, ये आप अपने नोट्स में खोजिए। पैरेलल है और सदिश गुणनफल पूछा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है ये। तो मैं बताया हूँ कि 2 समानांतर जब होते हैं, समानांतर पूछा है ना, एक बार आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी, आज ही तो पढ़ाया था। अगर ये पैरेलल होते हैं, देखिए समानांतर सदिश है, पैरेलल है, यानी थीटा 0 है तो ए क्रॉस बी 0 आएगा, तो उसका सर 0 आंसर आएगा। 2 सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सही है, सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, एक ही तल में स्थित एक त्रिभुज के बनाने वाले त्रिभुज की सभी का योग, अगर त्रिभुज की एक बनाओगे तो उसका योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। क्या होता है बच्चा जी, 0 के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। PYQ है आपका पेपर पूरा खत्म, पूरा खंगाड़ दिया हूँ पेपर 11th क्लास का, आपको 12th में ढकेल दिया हूँ। आपका 11th खत्म करने के साथ बच्चे जी आपको मैंने क्लास 12th में भी पहुँचा दिया हूँ। इतना दम है आपके कंटेंट में, समझ लीजिए आप कितना दमदार कंटेंट पढ़ रहे हैं। आपको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सदिश A + B, और देखो मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, 90 डिग्री पर होता है कि नहीं। ए का मान इतना है तो इसका सदिश इकाई सदिश क्या होगा, इकाई सदिश का फॉर्मूला पढ़ा दिया था, पहले A क्रॉस B निकालें, ठीक। तो A क्रॉस B निकाला आपने और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो A क्रॉस B निकाला आपने, इतना आया। अब इसको आप लिख सकते ना 3i की जगह, दोनों में से क्या करो बच्चा जी, ऐसा आ गया तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5। हाँ तो ऑप्शन खोज लीजिए कहाँ है, 1/5 3i, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलो 2 सदिश ए और बी के बने समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सदिश और बी हैं तो उनके सदिश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए क्रॉस बी होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है। सदिश गुणनफल के गुण को लिखें, देखो ये आंसर कहाँ मिलेगा, सदिश गुणनफल के गुणों को लिखें। मैं क्या लिखा हूँ, SW है, होमवर्क में है, आंसर कहाँ मिलेगा आपके नोट्स में। तो आपको कहाँ से लिखना होगा, आपको लिखना होगा सदिश गुणनफल, क्या है सदिश गुणनफल है ना, यहाँ से लिखिएगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाई हुआ है, ये प्रॉपर्टी है। आप कम से कम 5 को प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सबको आप लिख सकते हैं, यही आंसर से उतार देना है, ठीक है।
लिख लीजिएगा ना, सब नोट्स मिल गया, वहीं से लिख दीजिएगा। चलो, थीटा पर झुके दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होता है? तो ए डॉट बी होता है सर ए बी कॉस थीटा होता है। दो सदिश ए और बी हैं, इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी और ये भी 90 डिग्री पर होगा। ये क्वेश्चन कई बार करा दिया हूँ। ए डॉट बी 0 है तो ए और बी में कौन सा कोण बनेगा? जब ए डॉट बी 90 पर बनता है, एकदम 90 डिग्री पर होता है काम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है इसके, तो ये भी 90 डिग्री पर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ए क्रॉस बी 0 है तो ए और बी के बीच कौन सा कोण बना होगा? तो ए क्रॉस बी 0 कब होता है सर? तो 0 डिग्री पर होता है, पैरेलल पर होता है। तो प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन दिया है आपके 11th में। यदि ए क्रॉस ए डॉट बी है तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? ए डॉट बी 0 है तो थीटा 90 होगा, तो ए क्रॉस बी निकाल दो, यानी थीटा 90 रख देने का, साइन 90 रख दो, साइन 90 के मान 1 होता है तो ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब बढ़िया बने सवाल है बच्चे जी। सिद्ध करें कि ए इतना है बी इतना है तो एक दूसरे के साथ लंब होते हैं, 90 डिग्री पर सिद्ध कर दो, 90 डिग्री सिद्ध कर दो। सदिश ए का मान इतना है बी का मान इतना है तो उसके बीच के कोण निकालें। बहुत क्वेश्चन करा दिया हूँ तो मैं आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन कर दिया हूँ बच्चों का, मुझे थोड़ा भी दिक्कत ना हो। कुछ क्वेश्चन मैं पिछले चैप्टर से भी लाया हूँ तो इसको भी रिवाइज कर लीजिए। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कर दी तो भाई चाल क्या होगा? अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय भाग दो 4 मीटर पर सेकंड। कौन सा समीकरण ग्राफ में संबंध को व्यक्त करता है? वेग और समय ग्राफ कौन व्यक्त करता है? तो याद रखना v बराबर u प्लस at। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? c हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक गतिमान वस्तु विराम अवस्था से कोई गतिमान वस्तु विराम में आ गया है तो अब क्या त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण उसका रिटार्डेशन कर रहा है, अर्थात मंदन हो रहा है। एक पिंड विस्थापन का समीकरण ऐसा दिया गया है तो पिंड का त्वरण क्या होगा? तो पिंड का त्वरण देखो डी, आपको पढ़ाया था क्या? मैं कैलकुलस पढ़ाया था, इंटीग्रेशन, तो इसका अवकलन निकालिए। पहले आप विस्थापन का अवकलन निकालें तो क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी आपका क्या है? इतना। अब इसका फिर से आप अवकलन करेंगे तो आपका मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसके करते हैं, ए हो गया कांस्टेंट 0 हो गया, 2 का 2, बी का बी, टाइम का हो गया 1 कांस्टेंट 1, तो 2b हो गया, 2b ऑप्शन बी हो गया। अवकलन से भी क्वेश्चन आ गया है। अगर किसी त्वरण का विस्थापन समय ग्राफ y एक ऐसा दिए तो भाई ये तो सरल रेखा में होता है। यहाँ पर चाल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कई बार करा दिया गया है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? नियत होती है, कांस्टेंट होती है। सदिश i द्वारा एक उसके साथ बना कोण क्या है? i डॉट जे। तो मान लो ए आपका ये है, ठीक है सर, और बी आपको मान लो कि कुछ नहीं पता है तो आई ही मान लो। तो इसके भी जब निकालोगे ना, एक अक्ष पर आइए ना होता है बच्चे जी। अरे बी मानना क्या है? बी आइए ना होगा। एक अक्ष पर क्या होता है? एक अक्ष पर आइए होता है, वाई पर जे होता है और जेड पर के होता है। तो निकाल के देख लो क्या आ रहा है सर, रूट में 2 45 डिग्री कौन बना रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, मस्त सवाल है। ऑप्शन बनाइएगा अपने साथी संगाती से जाके पूरा, एक बार आप खूब मेहनत करो, जाकर उनको धो डालो। ये अब मेहनत अब डंका बजा दो पूरे अपने क्लास में जाके। कोई सदिश एफ दिया है इतना, इस लंबवत द्वारा सदिश है तो भाई क्या होगा? कोई एफ सदिश है जो इसके लंबवत दूसरा सदिश क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो इसको एक बार इसका हम निकालते हैं क्रॉस एफ डॉट बी, एक बार एफ डॉट बी निकालते हैं, एक बार एफ डॉट बी निकालेंगे, एक बार एफ डॉट सी निकालेंगे। मतलब चारों ऑप्शन से चेक करेंगे। चलो 4 ऑप्शन चेक करते हैं। तो एक बार पहला ऑप्शन चेक किया तो 0 आ गया, चलो सर तो ये तो गलत हो गया, 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, 7 आ रहा है, गलत है। ऑप्शन बी चेक करते हैं तो सर 24 आ गया, ये भी गलत है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, अरे भाई एक तो ये दिया है, ऑप्शन सी वाले से गुना कर रहा हूँ, क्रॉस डॉट निकाल रहा हूँ, और डॉट प्रोडक्ट कितना आसान होता है आप जानते हो। आई एक होता है, जे एक होता है, के एक होता है, लेकिन आई के 0 हो जाएगा, जे एल जे आई 0 हो जाएगा, जे के 0 हो जाएगा। एफ और डी ऑप्शन चेक किया तो डी भी गलत है, क्या सी ऑप्शन सही था आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 7K। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो बी क्रॉस सी 0 है तो ए क्रॉस सी क्या होगा? भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 वेक्टर आएंगे। उदाहरण देकर समझे कि सदिशों गुणनफल, सदिशों का बिंदु गुणनफल जो होता है अदिश होता है। बिल्कुल आसान है बच्चा जी।
हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल भाई स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। 28 आएगा, 28 में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें दिशा नहीं है, तो भाई ये हो गया अदिश गुणनफल। होमवर्क में सवाल दिया हूँ, समचतुर्भुज के योग के लिए समय नियम का वर्णन करें, नोट्स में मिल जाएगा, जाके अपने हिंट्स नोट्स में जाके चेक कीजिए, इसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। 2 सदिश के सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, नोट समझाइए, आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी करके ला दिया हूँ, टेंशन की बात नहीं है। अगला सवाल, ए इतना है, बी इतना है, तो भाई ए क्रॉस बी निकालें। कितना क्वेश्चन करा दिए हैं, चलो क्लास 12 वाला मैथ करा दिए हूँ, तो इसको मैं आपको नहीं दूंगा तो भी चलेगा। ऐसे एक बार देख लीजिए, जो बच्चे बना लिए हैं वहाँ पर आंसर मिला लीजिएगा, आंसर मिला दीजिएगा। चलो अब मैं बोलता हूँ क्लास 12 के मैथ से आपको कुछ मैग्नीट्यूड वाले सवाल करा देता हूँ, ताकि मेरा पढ़ाने का पूरा पर्पज आपका मैथ में कम से कम 15-20 नंबर आ जाए ना इस चैप्टर से। 1500 नंबर चैप्टर है ही। चलो अभी ये सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नोट करना है 8। मैग्नीट्यूड वाले सवाल कहाँ कहाँ हैं? 3 नंबर पहले करें। 3 नंबर सवाल नोट कीजिए और बना के ट्राई कर रहे थे कीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना है तीनों का, चलो निकालते हैं 3 नंबर का। तो भाई देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर आई का स्क्वायर, आई तो आई एक है ना, तो एक का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो जे है, तो जे का स्क्वायर जे है -1, के का स्क्वायर के है 3k, 9 10 11 यही ना होगा। अरे बच्चे जी के का मान भी एक कह रहे हैं, यहाँ भी एक है, एक का स्क्वायर 1 और खोल लो 1 1 1 √3 आ गया। तो किन किन बच्चों का √3 आया था, ऑप्शन ए आंसर आएगा। देखो आंसर दिया है और आंसर बिल्कुल सही दिया है, यही आएगा। एक क्वेश्चन मैं सेम दे रहा हूँ, इसके आधार पर जरूर कर लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। आंसर दिया है, आंसर मत झकना। 8 नंबर से क्वेश्चन ट्राई करो, 8 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे। चलो एक बार मैच कर लेता हूँ मैं ही बना के, बच्चों का आंसर क्या आया, मेरा क्या आया। 8 का मैग्नीट्यूड निकाल देना है सिर्फ, जब मोड में दिए तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आई का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर 2k का स्क्वायर, 4 2 दूना 4, सॉरी यहाँ 2 है, 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4, 8 8 है 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ गया होगा बच्चा जी। तो किन किन बच्चों का आंसर ए आया था 8 का, हो गया। यानी आप मैग्नीट्यूड का भी सवाल बना सकते हैं। तो कुछ होमवर्क में ले जाइए, बना के देख लीजिएगा, आंसर भी सामने दिखा रहा है, इसमें आंसर क्या है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। दस बन गया। चलो और आपको दे रहा हूँ 19 नंबर इकाई सदिश आपको निकालना सिखा दिया हूँ। 19 नंबर सवाल होमवर्क, 19 नंबर 20 तो बहुत आसान है, 4 आई हो जाएगा, 5 जे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 20 हो गया। 21 क्यों छोड़ोगे, मैग्नीट्यूड तो निकालना है। 21 हो गया, चलो ठीक है। तेईस तो बहुत हलवा सवाल है। 23 नंबर तो बहुत इजी है बच्चा जी, बना लीजिएगा 23 नंबर। ये प्रॉपर्टी से पूछ लिया है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो बी डॉट एच के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी दिया है, सही दिया है। ये आप निकाल सकते हैं, जे क्रॉस की कैप, ये भी आप निकाल सकते हैं। आप अब देखो मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। आपसे मैं देखता हूँ 99% क्वेश्चन बन जाएगा, जो नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। इसको भी इजी है, एकदम आसान पसान सवाल है। मैग्नीट्यूड निकालना है, आसान है। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए डॉट बी पूछ रहा है, आसान है। अरे ए और बी परस्पर लंब है, तो भाई ए डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। 36 तो क्या है, प्रॉपर्टी से पूछा है। ए क्रॉस ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए क्रॉस नहीं, वेक्टर में दिया है, वेक्टर में 0 हो जाएगा।
एक आना चाहिए था, लेकिन उसमें 0 होता है। ठीक है सर, चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करना है, कर लीजिएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन इसमें है, लेकिन मैं नहीं देना चाहता हूँ। कैसे आप बना, तो मपांग पूछा तो मपांग निकालिए, निकल जाएगा। एक ये भी बनाइए, सब बोर्ड में आए हुए सवाल है। ये डॉट निकालिए, 55 और 56 बना लीजिएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा ना कि मुझे सदिश में दिक्कत है, बोल दिया तो मुझे दिक्कत होगा। जे डॉट ये एक हो जाएगा। अरे भाई मपांग निकालना है, निकालो। कौन निकालना है, बीच का निकालो। एंगल क्या आएंगे, करा दिया हूँ एंगल निकालना। निकालो बीच के कौन। चलो अब बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों से मैं ले सकता हूँ। ये बहुत सवाल दिए बच्चे, जिसमें वेक्टर से 107 तो सवाल दिए हैं। चलो रहने देता हूँ बच्चा जी, ओवर हो जाएगा। बहुत करीब मैं बोला था लेक्चर लंबे हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं। अब बच्चों को जाने के समय प्यारा सा देंगे आपको थैंक यू का इजाज़त। लेकिन आपके लिए बच्चा जी, आपको बच्चा जी वीडियो को शेयर करना होगा। थैंक यू बच्चा जी। सर इज्जत क्यों, इतना बच्चों का इज्जत होता है क्योंकि बच्चे ये 2-2 घंटा के लेक्चर देखने, इतने सारे कंटेंट बनाना, होमवर्क करना, ऑनलाइन पढ़ लेना, यही बड़ी बात है। एक यूट्यूब पर कहाँ टीचर बैठा है, हम कहाँ हैं, कोई सामने नहीं है, उसके बाद भी ईमानदारी से पढ़ लेना। तो थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स, धन्यवाद सभी बच्चों को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। समय वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।